ओके तो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओ माते, ओ माते, हाँ, सुनो, हमने एक चीज क्लियरली डिस्कस की और आज और एक 15-20 मिनट के लिए एकदम सीरियसली सुनो। मतलब इसमें अभी कुछ भी इधर उधर मत करो, क्योंकि ये वापस दूसरा बेस है। आज का अगर मैं बोलूं कॉन्क्रीट बेस मतलब कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट जिससे आपके आगे के चैप्टर लिंक्ड है। तो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स एकदम शिद्दत से सुनो। ओके, और 20 मिनट्स मैं बोल रहा हूं तो इसका 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है विद एग्जांपल, बट ये बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि ये समझे तो अपनी कहानी आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज क्या होगा मालूम है, इंटरप्रिटेशन और इश्यूज आते रहेंगे। तो घाई मत करना, और जो भी चीज़ है, जो भी क्वेरी है, मैं 15-20 मिनट के बाद लूंगा। यानी पहले 15 मिनट मैं सिर्फ बोल रहा हूं, तो आपको किसी को मैं रिपीट करने भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। एक एक चीज समझो, और जो भी है मतलब रिपीटिशन है, जो भी रहेगा वो अपन डिस्कशन लेटर ऑन करते हैं। ओके, 15 to 20 मिनट्स, लिसन केयरफुली। ओके, कोई भी किसी की भी आत्मा इधर उधर जाती काम की नहीं, क्योंकि आत्मा गई, मैं क्लियर कट बता रहा हूं क्या आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यही बेस आगे यूज होते जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ सीधा रहेगा और हमेशा रहेगा, और वही रहेगा कि हम 100% ऑडिट करेंगे। अगर आपका आंसर आता है यस, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी है। सर क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। या क्या कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा? इसका मतलब क्लाइंट खर्चा पैसा नहीं देगा? कौन बोला? क्लाइंट पैसा दे भी देगा, लेकिन क्लाइंट को भी वर्थ नहीं होगा। मेरे को एक चीज़ बताइए, कोई भी इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या उसको कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए? बेनिफिट। वो कॉस्ट ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहेगा, आप भी नहीं करना चाहोगे, मैं भी नहीं करना चाहूंगा। कोई भी कॉस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा, तो बेनिफिट देखेगा। तो क्लाइंट भी क्यों कॉस्ट इन्वेस्ट करेगा यार? और एट द सेम टाइम ओके, ऑडिटर बोल रहा है नहीं भाई, मैं तो बहुत अच्छे से रहना चाहता हूं, इसलिए मैं 100% ऑडिट करूंगा। ये भी बेवकूफी है। तो ऑडिटर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको 100% ऑडिट करना दो एंगल से वर्थ नहीं है। पहला एंगल, अगर क्लाइंट पैसा भी दे रहा है तो उसके लिए वर्थ नहीं है, और मेरे को पैसा कम मिल रहा है लेकिन मैं एकदम इंसान इंटीग्रिटी वाला, सिद्धांतों वाला बंदा हूं, तो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं रिसोर्सेज बेवकूफी वाले लगाऊंगा यार, मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो सर हमने इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, जिसका नाम था रिस्क बेस्ड ऑडिट। क्या बोला मैंने? रिस्क बेस्ड ऑडिट। अब क्वेश्चन जो आता है, रिस्क बेस्ड ऑडिट का कॉन्सेप्ट मतलब क्या? रिस्क बेस्ड ऑडिट मतलब क्या? लेट अंडरस्टैंड, आई एम यूजिंग एक एग्जांपल एंड आई विल बी यूजिंग द सेम एग्जांपल अक्रॉस ऑल लेक्चर्स। ओके, इवन रिवीजन में भी मेरा सेम एग्जांपल रहेगा। हम एज्यूम करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 300 आइटम्स है। 300 आइटम्स है, समझ में आ रहा है? 300 आइटम्स, 300 आइटम्स मतलब ओके, एग्जांपल सैलरी, फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ओके, इन्वेंट्री, लॉस स्टॉक बाय फायर, ओके, कंटिंजेंट लायबिलिटी, मेरे अगेंस्ट केस है, लिटिगेशंस है। समझ में आ रहा है एग्जांपल्स? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कितने हैं टोटल सब मिला के? 300। कुछ समझ में आया? 300 एवरीबडी क्लियर है इधर तक? ओके, मेरे को रिपीटेशन में एटलीस्ट हाँ या ना तो लगेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। मतलब वो तो मेरे को बताओ। ओके, 300 समझ में आया? 300 क्या बोल रहा हूं? यानी 300 नंबर ये अपना एग्जांपल है। क्या ये 300 की जगह 500 भी हो सकता है? यस, हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन अपन 300 को बेस बना रहे हैं। ओके, यानी मेरे को बताओ, क्या ये 300 में फिक्स एसेट आता है? यस। क्या सेल्स आता है? यस। क्या परचेज आता है? यस। क्या परचेज रिटर्न होते हैं? आंसर इज यस। ये 300 सब कुछ हो गया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या 300 के 300 का ऑडिट एकदम 300 के 300 का ऑडिट 100% ऑडिट करेंगे? नहीं, ये तो क्लियर हो गया। तो 300 में से किस में ज्यादा करेंगे और किस में कम करेंगे? मेरा क्वेश्चन आता है किस में ज्यादा करेंगे, किस में कम करेंगे? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं। ओके, आपने सीए इंटर में आपको मालूम पड़ा ऑडिट ने तुम्हारी लगा डाली। ओके, तो सीए फाइनल में जब गए, ओके, एफआर तुम बहुत कॉन्फिडेंट थे, एफआर मतलब अकाउंटिंग बहुत अच्छा था तुम्हारा, तो तुम फाइनल में जैसे ही गए तुमने अकाउंटिंग पढ़ाई की, लेकिन बहुत ज्यादा की या ओके डोके की? ओके डोके, क्योंकि यू आर कंफर्टेबल। लेकिन तुमको मालूम था इंटर में ऑडिट ने तुम्हारी बैंड बजाई। अब मेरे को बताओ, फाइनल में जाने के बाद तुम किसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे? ऑडिट में। अब मेरा क्वेश्चन है, इसमें रिस्क ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा, जिसमें रिस्क कम है मेहनत कम। ये क्लियर है सबको? ओके, ये एवरीवन क्लियर? ओके, ठीक है पंटर लोग। अब थोड़ा सा अगर इसी को शिद्दत से समझे तो पॉइंट ये आता है, सर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा किसमें रिस्क ज्यादा है किसमें रिस्क कम है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? कोई मुझे बताए, मतलब तुम बताना मत, मैं ऐसा बोलते रहता हूँ। ओके, कोई मुझे बताएगा सर कोई ये कैसे रहेगा सर, इसमें कैसे मालूम पड़ेगा 300 में से किस में ज्यादा ऑडिट करूँ, क्या कम करूँ? अब क्वेश्चन आपका ये भी आएगा, ऑडिट करना मतलब क्या करना? ओके, एक बार के लिए छोड़ दो ऑडिट करना क्या करना, लेकिन अभी आपको एटलीस्ट ये समझा है सैलरी चेक करना मतलब क्या करना। मेरे को बताओ, सैलरी रहा तो तुम क्या क्या चेक करोगे? ओके, सैलरी स्लिप चेक करोगे, कैश बैंक, ऐसा समझ में आ गया नहीं है? तो अभी ये मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, तो लॉजिक आपको झेप गया कि मैं ऐसी डिस्कशन की बात कर रहा हूं। तो ऑडिट करना मतलब ऐसी चीजें चेक करना। ओके, अब क्वेश्चन है, ओके,
क्या 300 के 300 आइटम को 100% ऑडिट करेंगे? नो। तो 300 में से मैं ये दिखाता हूं 300 आइटम में से ये वापस ओफू, कोई कॉपी मत करना। और देखो हाँ ओके, ये बार बार पूछते मत जाओ। अगर किसी को कॉपी करना, किसी को हैबिट होती है, मालूम है ना, कोई बात करता है लिखने की हैबिट होती है, किसी को लिखने की हैबिट है तो लिखो तुम, उसमें मेरे रोक टोक नहीं है। ओके तुम्हारी हैबिट है लिखने की तो लिखो, उसमें मेरा कोई रोक टोक नहीं है। मतलब ऐसा मत समझो कि भाई और ये इसने बोल रहा है। बस मेरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे को आंसर देते वक्त अगर तेरा रिस्पॉन्स सही नहीं मिला तो मेरी सटकती, और मेरी सटकती तोड़ सटकती मतलब एकदम शिद्दत से सटकती। और कौन से इसमें सटकेगी? जिसमें मैंने अगर बहुत शिद्दत से पढ़ा है, जिसमें नहीं पढ़ा है तो खत्म है स्टोरी। और सटकने में सर करता क्या हूं मैं? कुछ नहीं करता, टेंशन मतलब, मैं कुछ नहीं, वापस समझाता हूं भाई। क्राइम पेट्रोल अपन तो क्लियर है अपने लिए। ओके मैं हाँ दे वाला कैसे, कौन दिमाग फोड़ी करेगा भाई। ओके तो 300 आइटम, ओके 300 आइटम जो करने हैं, अब मैं एज्यूम कर रहा हूं 300 में से 10 में रिस्क ज्यादा है। ओके 10 में रिस्क ज्यादा है और 290 में रिस्क कम है। ओके 10 में रिस्क ज्यादा है, 290 में रिस्क कम है। ओके सारे ऑनलाइन वाले तुम देखो हाँ, अचानक बाद में नहीं तो आ जाओगे और बोलेगे सर ये कब आया, ये 290 10 है क्या सर? ओके ये 300 है क्या सर? ओके मालूम पड़ा बाद में आते हैं के बाद ये 300 क्या बताया भाई इसने, ये कोई नंबर है? ओके ये किधर है? टेक्स्ट बुक में ढूंढेगा ये 300 ऐसा मिलेगा नहीं। ओके तो सब जन एकदम क्लियर हो। 300 क्या है अपने? आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या था? पीनल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डिस्क्लोजर, ये सब मिला के 300 आइटम है। अब मैंने क्या बोला, 300 आइटम में से 290 में रिस्क ज़्यादा है, 10 में रिस्क कम है। अब क्वेश्चन है ये आपको कैसे पता चला कि 290 और 10 आया? ओके और मैं वापस बता दूं, ये सेशन में भी आपको पूरा नहीं पता चलेगा, पूरी तरह नहीं पता चलेगा, कुछ हद तक आपको मालूम पड़ जाएगा। कब तक? ट्यूसडे तक। लेकिन इसका कॉन्क्रीट आंसर सेकंड सेशन है। एंड थर्ड सेशन में आपको बता रहा हूं, बहुत फालतू टाइम पास है। थर्ड सेशन तो आपका वो बार ऑडिट ऐसा है। आपके 2 सेशन, मतलब आपने 2 सेशन को बहुत शिद्दत से पढ़ लिया, मेरी गारंटी है भाई। ओके अगर तुमको कोई भी पेपर अटेम्प्ट का पेपर उठाओ, कोई भी अटेम्प्ट का जो देखना है देखो, ओके आपका एप्लीकेशन क्या तोड़ होता है आप देख लेना। पर ये चीज़ है कि आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्या? ओके समझना पड़ेगा। ओके अभी एक आंसर आया जजमेंट। ओके मेरे को आंसर से टेंशन नहीं है, पर मैं ये बोल रहा हूँ समझो, ये जजमेंट नहीं होगा, जजमेंट नहीं लगाऊंगा ऐसा, मैं जजमेंट लगाऊंगा जजमेंट। ओके 10 आइटम ऐसा नहीं होगा, मुझे कुछ तरीका बताया गया है ये करने के लिए, मुझे कुछ तरीका बताया गया है, मुझे कुछ तरीका बताया। सर वो तरीका क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम याद आ रहा है? कल का चैप्टर 4 का नाम याद आ रहा है? चैप्टर 4 वो तरीका मुझे बताया गया है। चैप्टर 4 का नाम आपको मैं बता दूं, चैप्टर 4 का नाम क्या था? ओके देखो, रिस्क असेसमेंट, यानी हमको रिस्क कैसे असेस करना है, ये कौन सा चैप्टर बताएगा? चैप्टर 4। यानी मेरे को बताओ चैप्टर 4 के बाद तेरे हाथ में क्या रहेगा? 300 will be divided into 290 and 10. यानी चैप्टर 4 is not to do audit. चैप्टर 3 is about audit, क्योंकि ऑडिट डिविडेंस चैप्टर 3 में आ रहे हैं। चैप्टर 4 फिर क्या देगा? चैप्टर 4 बोलेगा 290 और 10, ये डिवीजन जो करने का काम है वो कौन सा चैप्टर कर रहा है? भारत माता की जय। 4 रिस्क असेसमेंट चैप्टर। तो तब जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल दूंगा ही, क्योंकि जिससे थोड़ा समझ में आएगा। सर एग्जांपल दिए, ओके एक छोटा सा एग्जांपल समझिए मालिक, एग्जांपल अच्छे से समझिए। और ये बहुत मैं वापस बोल रहा हूं एकदम अच्छे से, क्यों? क्योंकि इसका ये जो स्कोप वाला क्वेश्चन है, एस्पेक्ट्स वाले क्वेश्चन है, जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें वो मैटर करेगा। वो नहीं समझा तो फिर मेरे लिए दिक्कत आएगी, और वो उतने क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद मेरे को स्टैंडर्ड में काम का नहीं है, संडे तक काम का नहीं, फिर मंडे में वापस लगेगा। तो अभी अपन देख लेते हैं। सर मैं कैडबरी फैक्ट्री में ऑडिट में गया। अब इमेजिन करो कैडबरी की फैक्ट्री में, ओके जो अपना कौन था? शुभ। ओके शुभ है ना, जो ये है, ये कैडबरी की फैक्ट्री में ये क्या करता होगा? ये समझ में आ रहा है? खाली हाय 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 हाय, इसके अलावा तो ये कुछ करता ही नहीं है। और ज्यादा लेटेगा तो लेटेगा, ऐसा लेटेगा, ऐसा बात करेगा, ऐसा बुक घुमा रहा था, वो बुक घुमा रहा था। मतलब क्या कृष्ण, मतलब क्या भाई? कृष्ण भगवान दुखी हो जाएंगे भाई संभाल भाई। नहीं भाई बहुत टैलेंट लगता है ये सब चीजों को। ओके ये सब चीजें डर रही है। अभी ये शुभ आया, अब कैडबरी की फैक्ट्री, अब इमेजिन करो शुभ का बच्चा है, मतलब इमेजिन बोला मैंने, हो भी सकता, आई डोंट नो, वैसा आई डोंट नो, बट इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं। इमेजिन करो अभी शुभ का बेटा घर पे है और बोला पापा रात को कैडबरी लेके आना, क्योंकि उसको मालूम है बापू किधर काम कर रहा। अब इमेजिन करो शुभ, अब मेरे को बताओ क्या शुभ कैडबरी की फैक्ट्री में जाने के बाद आपको लगता है इन्वेंट्री एक डेयरी मिल्क उसको पॉकेट में लेके जाना और बाहर निकलना आसान या मुश्किल? मुश्किल है। कैडबरी कितनी छोटी है बे, ओके वो आराम से लेके निकल सकता है। ओके वैसे तो उसके अंदर टैलेंट और भी रहेगा, वो और क्या क्या लेके निकल, कैडबरी लेके निकलना आसान या मुश्किल? आसान। मेरे ख्याल से समझ रहा है। ओके अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे को बताओ, अब शुभ की बीवी ने बोला शुभ
ओके, शुभ किधर काम कर रहा अभी? कैडबरी की फैक्ट्री में नहीं, सिंटेक्स की टाकी वाली फैक्ट्री में। सिंटेक्स की टाकी पता है? सिंटेक्स की टाकी मालूम है ना, पानी की टाकी। ओके, अब इमेजिन करो उसकी बीवी ने बोला ए कल आते आते टाकी लेके आना। अब मेरे को बताओ क्या शुभ वो टाकी लेके निकले? अब मेरे को बताओ टाकी लेके निकलना आसान या मुश्किल? तो अब मेरे को सोच समझ के बताओ, इन्वेंट्री में रिस्क कौन से बिजनेस में ज्यादा होगा? कैडबरी। यानी इन्वेंट्री चेकिंग किधर ज्यादा चेक करोगे? कैडबरी। लेकिन किधर इन्वेंट्री में ज्यादा दिमाग फोड़ी नहीं करोगे? आई डू थिंक समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है एवरीबडी? ओके, सो इन्वेंट्री के ऐसे एक एग्जाम्पल आप समझो। यानी मेरे को क्या करना है मालूम है क्या? मेरे को यह समझना है कहां पर मेरे को चांसेस ज्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। Okay, I need to identify the area where risk of material misstatement will be more. Risk of material misstatement. मैं वापस बोल रहा हूं, एक वर्ड कल आपने देखा था material misstatement. अब वो वर्ड को मैं elaborate कर रहा हूं. material misstatement की जगह क्या होगा? risk of material misstatement. What is exactly meaning of material misstatement? सुन लो आत्माओं, सबकी आत्मा इधर। material misstatement मतलब झोल। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब झोल होता है क्या? नहीं, चांसेस ऑफ झोल। क्या बोला मैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? चांसेस ऑफ झोल, चांसेस ऑफ झोल, चांसेस ऑफ झोल। ओके, अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो बता देना बाद में। ओके, एक 5 मिनट रुकिए, मैं सब समझाता। लेकिन पहला पॉइंट है, मेरे को बताओ ऑडिट करने के पहले मुझे क्या ढूंढना है? 300 आइटम में से किसमें क्या ज्यादा है? रिस्क। रिस्क कौन सा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट। यानी ये लोग बोल रहे हैं इन्वेंट्री 10 करोड़ की है, लेकिन एक्चुअली 10 करोड़ की नहीं है, 9 करोड़ की है। ये ओवर वैल्यू होगा या इन्वेंट्री गुम ऐसे ढापी होगी। अब शुभ रहेगा तो वो तो हर दिन तो कितनी इन्वेंट्री ढाप लेगा। तो मेरे को बताओ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यानी मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेंट्री कितनी है फैक्ट्री में? 10 करोड़। ओके, लेकिन भाई शुभ ने कितना करोड़? ओके, हो सकता है वो बाहर लाके वो खुद ही दुकान भी लगा दे है ना। आपको मतलब आपको तरीके भी समझ में आ रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चर वाइज क्या काम करना है। ओके, बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर समझ में आया, पहला पॉइंट। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका सबसे पहला स्ट्रक्चर मेरे को बताओ। रिस्क बेस्ड ऑडिट में मेरे को बताओ, वापस आते हैं एक वापस सीक्वेंस में जाते हैं। सबसे पहला 100% ऑडिट नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है मैंने समझा दिया। अब रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है। रिस्क बेस्ड ऑडिट करना है तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा स्क्रीन पे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ मैंने क्या एग्जांपल बाकी कैसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढेंगे? छोड़ दो, दिमाग थोड़ी छोड़ो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, चैप्टर 4 सबसे बड़ा चैप्टर है यार। ओके, बहुत छोड़ दो, लेकिन अभी के इसमें एटलीस्ट समझ में आया। ओके, मेरे को बताओ कैडबरी में रिस्क इन्वेंट्री का बोल रहा हूं, इन्वेंट्री का कैडबरी में रिस्क ज्यादा है या सिंटेक्स में रिस्क ज्यादा है? तो आपको समझ में आ रहा है? यानी मेरे 10 कैसे निकाले समझ में आया? ये 10 ऐसे ही कुछ पॉइंट्स होंगे जो मेरे को चैप्टर 4 में बताए गए हैं, उसके बेसिस में मैंने 10 को अलग किया और बाकी 290 को अलग किया। कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? पक्का? ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल, ये सर मेरे को कैसे समझ में आया इसका ब्रीफ। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं। सर एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल कंट्रोल। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? इंटरनल कंट्रोल। क्या ये वर्ड सुना हुआ है तुमने? हाँ या ना? इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल सुना है? कंट्रोल मतलब क्या? ओके, मेरे को बताओ। अब यहां पर मैं इधर पंटर का नाम क्या है यार, जो ध्रुव नहीं इधर शुभम नहीं कौन रहता है इधर? ये सब मेरे साथ सेटिंग ये सब कर करण सर नहीं, और एक है करण। अच्छा, और एक करण भी है। तो करण है, करण एज्यूम करते हैं करण है। अभी अब मेरे इधर मेरे पास पंटर है वो हुली HULI हुली करके है मेरा बंदा। ओके, हुली है मतलब वो 2010 से मेरे पास है, 2010 से। और वो एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से अपने घर पे आ रहा है। मतलब उसकी मम्मी वॉज वर्किंग एट आवर होम, तो वो तब से उसको देख रहा है। और आज अपना तोड़ बंदा है वो, वन ऑफ द ओके अपना राइट हैंड है। राइट हैंड मतलब अगर उसको किडनैप कर लिया तो अपना इन्फॉर्मेशन पूरा गया। ओके, सो तो लॉजिकली स्पीकिंग। ओके, अब मेरे को बताओ ये रूम में ऑथराइज एक्सेस होना चाहिए या अनऑथराइज एक्सेस होना चाहिए? ऑथराइज अनऑथराइज मतलब समझ में आ रहा है ना? जिसने फीस दी है वही आना चाहिए या जिसने फीस नहीं दी है वो भी आना चाहिए? जिसने फीस दी है। अब मेरा क्वेश्चन है, उसके लिए मैं ये रूम में किसी को खड़ा करूंगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, एवरीबॉडी आत्मा क्लियर है मेरे साथ है सब लोग? ओके, तो मेरे को बताओ ये रूम में ओके अनऑथराइज एक्सेस ना हो, ऑथराइज एक्सेस हो, इसके लिए मैं ओके करण को खड़ा करूंगा। करण रहेगा जो रिसीट चेक करेगा, और रिसीट अगर है तो आपको अंदर आने देगा, रिसीट नहीं है तो अंदर आने नहीं देगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल। ये समझ में आ रहा है? ये कंट्रोल है ना? मेरे को बताओ कंट्रोल है या नहीं कंट्रोल?
अरे हाँ या ना? उसी तरह मेरे को बताओ कैडबरी फैक्ट्री में भी कंट्रोल रहेगा? कैडबरी फैक्ट्री में क्या होगा? ओके, जैसे ही एम्प्लॉय बाहर निकलते होंगे, हो सकता है उधर कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसको बताया गया है कि सारा एस्कॉर्ट करना। क्या करना? एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट करना मतलब पूरा चेक करना, अगर कोई कैडबरी लेते हुए पकड़ा गया इथिक्स के चक्कर में, उसको बैंड बजाने का। ओके, क्या ऐसा ये कंट्रोल समझ में आ रहा है तुमको? कंट्रोल, कंट्रोल इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल। कंट्रोल है, कंट्रोल। सर कंट्रोल को मतलब क्या है? कंट्रोल मतलब कंपनी के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। कंपनी के क्या बेटा? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मैं आपको वापस बता दूं, 8 क्वेश्चंस है और उसके बाद आगे भी एक 7-8 क्वेश्चंस है यार। 16 क्वेश्चंस के लिए मेरे को 3 लेक्चर नहीं लगते, 3 लेक्चर लग रहे हैं, क्योंकि उसके साथ में मेरे को 2 और 10-12 चीजें समझानी पड़ रही है, तो आपको वो टाइम स्पेंड करना है। ओके, ये कंट्रोल्स के ऊपर। तो मेरा वापस आ रहा है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स मतलब क्या? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मेरी कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर है कि ये रूम में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने किसको खड़ा किया? करण। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंट्रोल। अब मेरे को बताओ, अगर करण अगर एक दिन नहीं आया, इसका मतलब कोई चेक नहीं करेगा क्या? करेगा ना? ओके, एग्जांपल हुली रह जाएगा। ओके, पॉलिसी प्रोसीजर है। Karan is control. I know Karan is an example of control, but what is the control? Policies and procedures. Policies and procedures. Policies and procedures. तो मैं आज से अगर आपको पूछूंगा, मेरे को बताइए कंट्रोल मतलब क्या? आपके दिमाग में क्या आएगा? कंपनी के क्या? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। ये झेपे सबको? ठीक है। अगर ये झेप गए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अगर आपको झेप गए, आराम से जाइए। ओके, कोई भी डाउट रहेगा मैं आपको आगे पूछते जाऊंगा। एक बार ये पॉलिसी प्रोसीजर खत्म करता हूं, फिर आपको कोई डाउट है तो पूछो, फिर बाद मैं उसके अगले कॉन्सेप्ट में जाता हूं। पॉलिसी प्रोसीजर। ओके, अब मेरे को बताओ, ओके, घर पे जो ताला लगाया क्या वो कंट्रोल है? घर पे जो ताला लगाया क्या उस पर कंट्रोल है? मेरा टैब, ओके, अगर मैं टैब थोड़ी देर तक यूज नहीं करता, ये लॉक हो जाता है, क्या ये कंट्रोल है? यस, ये ऐसे कंट्रोल है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, घर पे ताला लगाया, इसका मतलब चोरी नहीं होगी? चोरी होगी या नहीं होगी? हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। अब थोड़ा थॉट प्रोसेस लगाओ। ओके, मेरे घर पे ताला जो लगा हुआ है, ओके, मेरे घर पे ताला लगा है, लेकिन भाई मीत है, मीत के घर पे ताला नहीं लगा है, तो चोरी होने के चांसेस किधर ज्यादा? मीत में। चोरी होगी नहीं होगी ही ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, होने के चांसेस। कुछ समझ में आ रहा है मेरा एग्जांपल? तो कंट्रोल जिधर नहीं है उधर क्या ज्यादा होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और कंट्रोल जिधर है उधर क्या कम होगा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे को बताओ, ये जो 10 और 290 निकाले हैं, मेरे को बताओ कंट्रोल किधर तोड़ है? 290 में। कंट्रोल किधर तोड़ नहीं है? 10 में। और वो बेसिस पे अपन करते हैं। इसका मतलब मेरे को क्या चेक करना जरूरी है? कंट्रोल। मैं वापस बोल रहा हूं, आर यू ऑडिटर हु आर, मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, यू आर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हु विल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू आर नॉट एन ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स। तुमको कंट्रोल नहीं बताने के लिए लगाया है, तुमको बोलने के लिए लगाया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं बताओ। तो सर कंट्रोल क्यों चेक कर रहे हैं? कंट्रोल क्यों चेक कर रहे हैं? कंट्रोल क्यों चेक कर रहे हैं? झंडूबा में मैं कंट्रोल इसलिए चेक कर रहा हूं कि कौन से एरिया में मैंने ज्यादा काम करना और कौन से एरिया में मैंने ज्यादा काम, इसीलिए कंट्रोल चेक कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ या ना? यानी आप मेरे को बताओ, ओके, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जांपल बोल रहा हूं, एक कंपनी है जिसमें इन्वेंट्री की पॉलिसी प्रोसीजर है, जिसमें वो इन्वेंट्री बहुत अच्छे से चेकिंग कर रहे हैं। मेरे को बताओ क्या इन्वेंट्री आरएमए में आएगा? एक कंपनी है जिसकी पॉलिसी प्रोसीजर ऐसे है जिसमें इन्वेंट्री बहुत अच्छे से चेकिंग की जाती है, बहुत अच्छे से। एक सिक्योरिटी गार्ड, 2 सिक्योरिटी गार्ड, 3 सिक्योरिटी गार्ड, सब चेकिंग करते हैं, पूरा काउंटिंग बराबर होता है, ईयर एंड में भी काउंटिंग बहुत बराबर होता है। मेरे को बताओ उधर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन्वेंट्री में चांसेस ज्यादा या कम? झेप रहा है? अरे हाँ या ना? ओके, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें एक ही बंदा है वो इन्वेंट्री चेक कर रहा है और भगवान भरोसे कंपनी चल रही है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन्वेंट्री में आई डू थिंक समझ में कुछ आया? तो मेरा क्वेश्चन है, कंट्रोल चेक करूं या नहीं करूं? क्यों कंट्रोल चेक करना? आपका काम था कंट्रोल चेक करना, आपका काम था, आपको रिपोर्ट करना है कंट्रोल पे, फिर क्यों चेक किया? रिस्क बेस्ड ऑडिट के लिए। अगर अपन कंट्रोल नहीं चेक करेंगे तो हमको कैसे समझेगा 300 में से कौन से आइटम को ज्यादा चेक करना या कम चेक करना है? अदरवाइज तो अपन तो 300 के 300 को एक जैसा चेक करेंगे। तो अपन को कैसे समझ में आया? कुछ समझ में आया? जजमेंट, अब एक स्ट्रक्चर रेडी हुआ क्या? तो मेरे को बताओ, सोच समझ के बताओ। ओके, एकदम आराम से। ओके, एज्यूम करते हैं एडनोवेट ने मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया, तो सबसे पहले हमारे और मेरे और एडनोवेट के बीच में एग्रीमेंट होगा। अब मेरे को बताओ मैं जाके सबसे पहले क्या चेक करूंगा? सीधा ऑडिट चालू कर दूं? फिर क्या चेक करूंगा? अब ये समझ में आना चाहिए आपको। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर, पूरा आंसर नहीं देगा, लास्ट डे पे होगा, सेकंड डे पे थोड़ा ना, मेरा बापू भी नहीं देगा। ओके, लेकिन अपने को स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। मेरे को बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रही है दीपिका। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है रे भाई, एनवायरमेंट स्टडी करेंगे, पर मतलब क्या? एनवायरमेंट स्टडी करना मतलब क्या? कंट्रोल्स।
आप मेरे एडनोवेट में जाएंगे, अपन बोलेंगे एडनोवेट भाई पॉलिसी प्रोसेस दो, फिर हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने आइटम थे, 300। 300 में से कौन से आइटम के लिए पॉलिसी प्रोसीजर है, 290 के लिए किसमें पॉलिसी प्रोसीजर नहीं है, समझ में आया। तो इसका मतलब किसमें ज्यादा काम करेंगे, एग्जांपल बोल रहा हूं, सैलरी में कोई चेक नहीं कर रहा है, सैलरी कोई चेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब सैलरी में चेकिंग ज्यादा। और भाई फिक्स एसेट में कंट्रोल बहुत भारी है, मतलब भाई करण सर चेक कर रहे हैं, सागर सर टैक्स का पॉइंट वो चेक कर रहे हैं, लॉ का पॉइंट राहुल सर चेक कर रहे हैं, भाई सब चेकिंग तोड़ हो रही है। अब मेरे को बताओ इधर रिस्क कम रहेगा, इस कंटेक्स्ट को झेपा के मालिक। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ क्या ऑडिट करते वक्त क्लीन 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 लॉजिक बैठ रहा है, ओके, क्या ऑडिट करते वक्त हमें कंट्रोल टेस्ट करना है? मेरा वापस क्वेश्चन जाएगा व्हाई। हाँ बस फ्रीज है अभी, पक्का 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 झेपा ना सब लोग, ऑनलाइन पढ़ रहे लोग, ठीक है। अगर ये झेप गया है परफेक्ट, अगर झेप गया है तो तोड़। क्या कंट्रोल पे ओपिनियन देंगे? नहीं, ओके, हम ओपिनियन किससे देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे जाने के बाद हो सकता है एक पॉइंट में मैं बोलूं कंट्रोल पे ओपिनियन देना पड़े, वो अलग इशू है, वो इसको इसमें मिक्स मत करो, लेकिन कंट्रोल पे ओपिनियन देंगे नहीं, हम किस पे ओपिनियन देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। हमने कितना ऑडिट करना है इसलिए हमने कंट्रोल चेक किया। अब क्वेश्चन ये है, सुनो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ओके, मैं एग्जांपल क्या दे रहा हूं, सुनो स्क्रीन पे देखो, ओफू है एग्जांपल, मतलब ओफू, ओके। सैलरी एडनोट में कैसे प्रोसेस हो रही है, 2 एग्जांपल, ओके, 2 एग्जांपल सुनो। मिस्टर ए एक है जो टाइम शीट चेक करता है, टाइम शीट समझ में आ रहा है? टाइम शीट क्या होता है बेटा, टाइम शीट जिसमें सब डे इन डे आउट लिखा रहता है ना, टाइम इन टाइम आउट, कितने डेली कितने नंबर ऑफ आवर्स काम किया, वो कौन कर रहा है कैलकुलेशन कौन कर रहा है, मिस्टर ए। मिस्टर बी इस कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर कर रहा है, यानी एक मिस्टर बी कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कर रहा है, कैलकुलेशन ऑफ क्या कर रहा है, सैलरी। फिर मिस्टर सी ओके वापस रीकैलकुलेशन कर रहा है, सर किसका, मिस्टर बी का काम, कुछ समझ में आ रहा है, मिस्टर बी का काम। और उसके बाद आता है मिस्टर डी क्या करता है, उसके बाद ओके पेमेंट करता है सैलरी की। झेपा ये झेपा, ये किस में लिखा होगा मालिक, ये किस में लिखा होगा, पॉलिसी में लिखा होगा, ये पॉलिसी में लिखा होगा। अब जब मैं मिस्टर ए बी सी डी बोल रहा हूं ना, इसका मतलब मिस्टर ए बी सी डी नहीं लिखा होगा, एक लेवल हायरार्की लेवल लिखी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एग्जांपल ओके एक पर्टिकुलर लेवल L1 मैनेजर ये करेगा, L2 मैनेजर ये करेगा, L3 मैनेजर ये करेगा, L4 मैनेजर, कुछ समझ में आ रहा है? यानी अगर मिस्टर ए नौकरी छोड़ के चला गया तो कहानी खत्म है क्या? नहीं, फिर दूसरा आएगा, वो मिस्टर ई आया तो वो काम कर पाएगा क्योंकि उसमें पॉलिसी प्रोसेस में वो लिखा होगा। झेप रहा है एवरीबॉडी? ओ मैडम, आखिर मैडम समझ में आ रहा है क्या, कान दुख रहे? नहीं, कुछ सर दुख रहा है, कुछ स्ट्रेस आ रहा है? टेंशन मतलब मैडम, होता है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं, लाइफ है। आवाज बहुत आ रहा है, तो मैं कैसे करूं अभी, मतलब क्या इधर से, अच्छा मैं ट्राई करता हूं अभी के लिए, अभी बीच में आने के बाद मैं कंसेप्ट में हूँ, बाद में एक ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक मतलब वो 2 मिनट के बाद देखते हैं, ठीक है? मैं समझ गया स्पीकर की वजह से आ गए, तुम लोग का कुछ कान नहीं फट रहा ना स्पीकर की वजह से? आगे अंधेरी तेरा फट रहा कान, तेरा तो पता नहीं भाई, जाने छोड़ दे क्या है और क्या है। ओके तो भाई सुनो भाई, सुनो प्लीज ये पॉइंट को समझो। मैंने एक एग्जांपल दिया, ये पॉलिसी प्रोसेस में लिखा, और दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ओके। करण सर ने मुझे बताया पॉलिसी, करण सर ने बताया मुझे पॉलिसी क्या है। मिस्टर ए सैलरी कैलकुलेट करेगा और मिस्टर बी उसका पेमेंट करेगा। मेरा क्वेश्चन है क्या पेमेंट करेगा, ओके। आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं, क्या दोनों एग्जांपल में कंट्रोल है? फालतू टाइम पास मत करना, नो मत बोलना, क्योंकि कंट्रोल है इसलिए मैं आंसर खुद ही बोल रहा हूं दोनों एग्जांपल में कंट्रोल है, दोनों एग्जांपल में कंट्रोल है ना भाई। मिस्टर ए मिस्टर बी अलग अलग किया है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मतलब समझ में आ रहा है, यानी एक बंदा मेकर है और एक बंदा चेकर है, ऐसे कॉन्सेप्ट में अपन 2 जन देख रहे हैं ना, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी लगा देते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, अब मेरे को आप बताइए, ओके, दोनों केसेस में कंट्रोल किधर तोड़ है? फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में कंट्रोल है, लेकिन तोड़ नहीं है, ओके। इसका मतलब प्लीज समझिए, आज इसको फाइनल कर लीजिए। इसका मतलब मेरे को बताओ आरएमएम किधर ज्यादा होगा? आरएम किधर ज्यादा होगा? सेकंड वाले में। और पहले वाले में आरएमएम ज्यादा होगा क्या? तो पहले वाले में, अगर ये मैं सैलरी बोल रहा हूं, पहले वाले केस में सैलरी किस में जाएगी, 290 में या 10 में? 290 में। सेकंड वाले में आई डू थिंक झेप रहा है मालिक, एवरीबॉडी
ओके और याद रखिए जो मैंने अभी तक समझाया है, ओके इसके बाद एक लास्ट लेवल, इसके बाद मैं कंट्रोल को एंड करूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या था, ओके ये कॉन्सेप्ट जो समझा है मैंने, प्लीज लिसन केयरफुली। ये जो कॉन्सेप्ट है आपने जो स्क्रीन पे दिखा है, ये पॉलिसी प्रोसीजर्स पे लिखा हुआ है। यानी करण सर आए, करण सर ने मुझे बोला इधर देखो मेरे पास देखो, करण सर आए मेरे को इधर बोला इधर देखो, अच्छा सर ये लिखा है, ओके मिस्टर ए ये कर रहा है, ठीक है, मिस्टर बी ये कर रहा है, ठीक है, मिस्टर सी ये कर रहा है, ठीक है, ऐसा करण सर ने मेरे को शीट दिया और इसके बेसिस पे मैंने ये किया। कुछ समझ में आया सबको? एवरीबडी हाँ या ना? अगर हाँ या ना है तो पक्का क्लियर है, तो ठीक है अगला आंसर पे जाते हैं। फिर मेरे को बताओ एक्चुअली ऐसे ही होता होगा क्या? मेरे को बताओ फर्स्ट में गिव मी गुड आंसर। फर्स्ट में ओके कंट्रोल तोड़ है ना? फर्स्ट में कंट्रोल तोड़ है ना? कान खुले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को? ठीक है, अगर कंट्रोल तोड़ है तो मेरा क्वेश्चन है तब फर्स्ट में पेपर पे कंट्रोल तोड़े, किस पे कंट्रोल तोड़ा है? पेपर में। और जब मैं करण सर ने बोला बहुत तोड़े, मैंने उसको किस में डाला था? 290 में या 10 में? 290 पे। मैं जब ऑफिस में आया मैंने देखा, मैं बाजू में बैठा मिस्टर ए के, ओके मिस्टर ए जिंदगी जी रहा है कैसे? शुभ जैसा। ओके कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा। फिर वो कोई रिपोर्ट ही नहीं बना रहा। फिर वो मिस्टर बी आ रहा है, बोल रहा है मुझे रिपोर्ट दे। मिस्टर ए बोल रहा है जाने देना। ओके इसको मिस्टर ए कौन अपना? शुभ। फिर बाद में मिस्टर बी के पास, मैं मिस्टर बी के पास बैठा, मैं बोला मिस्टर बी तुम क्या कर रहे हो? ऋषभ। ओके बोल रहे शुभ तो कुछ कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूं? शुभ अगर बैठे बैठे सैलरी ले रहा है तो मैं भी बैठे बैठे सैलरी ले लूं। ओके तो मिस्टर बी भी यही कर रहा। मिस्टर सी ओके और एक मैडम के पास, मैडम के पास गए। मैडम बोले सर मिस्टर ए और मिस्टर बी तो सर वाई आई बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ये होने के बाद फिर अपन और एक गए, ओके किसके पास? मीत के पास। वो आया मिस्टर डी क्या कर रहा भाई? पेमेंट। ओके मैंने बोला पेमेंट कैसे कर रहा है? बोले कोई दे नहीं रहा, हमने मर्जी मन किया चल 50,000 1 लाख ऐसा सीधा पेमेंट कर रहे हैं। अब मेरे को बता, सोच समझ के बता, पेपर पे कान खुले मैं क्या बोल रहा हूं? मैं वापस बोल रहा हूं ये चीज मैं वापस अच्छे से समझो, यही बेस है ऑडिट का। लेकिन आपको लॉजिक समझा, पेपर पे जब आपने चेक किया था, मेरे को बताओ इसको किस में डाला था? 290 में या 10 में? 290। लेकिन जब आप चेक करने गए आपने किस में डाला? 10। आपने शिफ्ट कर दिया। तो यानी आप समझो, सुनो मिक्स मत करना। यानी जब आपने पेपर चेक किए, जब आपने क्या चेक किए? पेपर चेक किए, तब आपका 290 और 10 आया। क्या आया? 290। सब लोग की आवाज नहीं आ रही है मेरे को, अभी आवाज चाहिए। और जब आप उधर चेक करने गए, ओके अब हो गया आपका 289 और 11। 10 को चेंज थोड़ा ना करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? यानी पेपर पे जो ऑलरेडी वीक थे वो तो थे ही ना, लेकिन जब हमने उसको चेक किया हमको मालूम पड़ा इधर भी कंट्रोल वीक है। वापस मैं बोल रहा हूं, मेरे को बताओ सीधा जाके मैं एबीसीडी के बाद में बैठूंगा क्या? मेरे को मालूम ही नहीं एबीसीडी क्या कर रहा है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले तुम ऑडिट करने आओगे, मेरे पास क्या करोगे? मेरे से क्या मांगोगे? एडनोट से क्या मांगोगे? तो एडनोट तुम्हें पेपर देगा, फिर तुमको समझेगा अच्छा ओके दैट नोट के पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ओके समझ में आया? फिर तुमने बोला अच्छा इसको हम किस में डालेंगे? 290 में। और ऐसे जिसमें कुछ नहीं थे उसको किस में डाला तुमने? 10 में। आई डोंट थिंक झेपा सबको। अब मेरे को बता, फिर तुमको काम करना पड़ेगा, अभी काम करना पड़ेगा। आपने जो लिखा है वो हो रहा है या नहीं? क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया, तो मेरे को बताओ ऑडिट में आप किस में ज्यादा ध्यान देते थे? सोच समझ के बताओ, अगर आप ये नहीं करते, मैं वापस बोल रहा हूं, देखो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं वर्डिंग दिया ही नहीं कुछ भी, मैं पर बोल रहा हूं। मेरे को बताओ पहले आपने पेपर चेक किया, मैं पेपर वर्डिंग एकदम पांचट वर्डिंग यूज कर रहा हूं। पेपर जब चेक किया तो मेरे को बताओ आपका क्या आइटम आया? 290 और हाँ या ना? तो अब मेरे को बताओ ओके आपने अगर आगे मेरे को बताओ एक्चुअल चेकिंग की ना आपने? एक्चुअल चेकिंग करने के बाद क्या हुआ? अब मेरे को बताओ अगर ये नहीं करते और पेपर के बेस पे काम करना चालू करते, मेरे को बताओ दिक्कत क्या होती है? सैलरी जिसमें पेपर पे बहुत अच्छा दिख रहा था, लेकिन एक्चुअली क्या उसमें मिसस्टेटमेंट हो सकता है? आंसर इज यस। मैं वापस बोल रहा हूं 100%। मेरे को बताओ एग्जांपल वापस लेते हैं। मिस्टर ए काम कर रहा है क्या? नहीं। मिस्टर बी कर रहा है क्या? नहीं। मिस्टर सी कर रहा है क्या? नहीं। मिस्टर डी डायरेक्टली पेमेंट कर रहा है। मैं वापस बोल रहा हूं क्या मिस्टर डी 100% फ्रॉड करेगा? क्या हाँ बोल रहे हो यार? कुछ भी बेवड़े जैसा बात मत करो। मिस्टर डी 100% फ्रॉड करेगा क्या? चांस है, इसीलिए हमने वर्ड क्या यूज किया? रिस्क। ओके तो इसके लिए इसमें चेकिंग कैसी करेंगे? ज्यादा। यानी अब मेरे को बताओ इसमें अगर 100 एम्प्लॉइज है तो कितना चेक करोगे? 90 या 95?
आपको सैलरी स्लिप लेके एक एक चेक करना पड़ेगा। तो 90 95 किस में ज्यादा चेक करोगे, किस में चेक करोगे? सैलरी में। लेकिन अगर सैलरी के इसमें वापस बोलो, पेपर में आपने जब चेक किया, ओके आप बोले सही है, और आप मिस्टर ए के बाजू में बैठे, ओके जो उधर बैठा हुआ शुभ, अरे बहुत भारी है, ए बेवड़े तू किधर बात कर रहा, ओके इधर देख, ओके तो इधर है, बहुत भारी काम कर रहा है। फिर इसने ऋषभ को दिया, बहुत भारी काम कर रहा है, मैडम बहुत भारी कैलकुलेशन कर रहा है, मीत बराबर पेमेंट कर रहा है। अब मेरे को बताओ कंट्रोल तोड़े कि नहीं है? यानी मेरे को बताओ फिगर क्या रहेगा, वापस फिगर क्या रहेगा 290 और 10 रहेगा। यानी मेरे को बताओ सैलरी में चेकिंग ज्यादा करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, चेकिंग कम करेंगे। दैट्स इट, ऑडिट हो गया, रिस्क बेस्ड ऑडिट। यही तो कॉन्सेप्ट है मालिक। ओके तो अब मेरे को समझ में आया, इतना बेस समझ में आया क्या? पक्का एवरीवन कॉन्सेप्चुअली झेप रहा है? यानी अब मेरे को वापस एकदम आखिरी बार मेरे को बता दो, क्या आपको टीओसी करना था? मतलब आपको कंट्रोल चेक करना था क्या आपकी जिम्मेदारी कंट्रोल चेक करने की? नहीं। ओके फिर क्यों किया? बस क्योंकि 100% ऑडिट नहीं करते अपन। तो रिस्क बेस्ड ऑडिट करने के लिए आपने क्या किया? कंट्रोल्स। ओके अब कंट्रोल्स आपने दो तरह के किए, स्क्रीन पे देखो। ओके पहले पेपर पे चेक किया, उसके बाद एक्चुअल। इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन चेक करना और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना। क्या वर्ड यूज किया मैंने? डिजाइन चेक करना और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना। मेरे को बताओ पहली बार जो चेकिंग हुई वो किसकी थी? डिजाइन। कंट्रोल के डिजाइन कैसे है? तो जब पहली बार आओगे एडनोवेट में, आप पहले क्या चेक करोगे? डिजाइन बेसिस पे एक जजमेंट आएगा। मेरे को बताओ आपके इंटर के एक्सपीरियंस से आपने किसमें ज्यादा ध्यान देने का सोचा? फाइनल में ऑडिट। बाकी 7 पेपर आपने सोचे बहुत आराम से कर लेंगे, यही था। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे, ओके आपको लगा लॉ बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब लॉ पढ़ने बैठे, अरे मां कसम ये भी लग गई, तो यानी वो बाद में वो आरएमएम में गया। कुछ समझ में आया? ओके यानी आपने जब डिजाइन चेक किया तब आपको लगा था इसमें रिस्क नहीं है, लेकिन जब आप मतलब काम करने का देखा तब उसको रिस्क मिला। ओके वापस मैं बोल रहा हूं, देखो एट द एंड ऑफ द डे ये लिख के ले लो, आपको चेक करना है, सैलरी स्लिप चेक करनी है। ओके ये इसको 1000 रुपए मिलना था 1000 रुपए मिला, इसको 2000 मिलना था 2000 मिला, इसको 4000 मिलना था 4000 मिला, ये चेक करना है। लेकिन कितना? 1000 एम्प्लॉय का चेक करूंगा क्या पूरा मैं? यही पॉइंट है, इसी के ऊपर डिस्कशन था। तो मेरे ख्याल से अभी स्टेप्स क्लियर है। तो मेरे को बताओ, अभी मेरे को आप अच्छे से समझाओ भाई, मेरे को यू विल टेल मी नाउ। ओके एवरीवन मेरे को बताओ सबसे पहले, सर आरएमएम का फुल फॉर्म? मैंने लिख रिस्क ऑफ। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? क्या यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या चांसेस है? ओके सुनो एवरीबडी क्लियर? यहां पर चांसेस है। ओके एवरीबडी क्लियर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस है। इसमें किसी को डाउट इधर तक? तो मेरे को आप एक चीज इधर क्लियर करो। मेरे को बताओ सबसे पहले आप करण सर के साथ एग्रीमेंट करोगे कि मैं ऑडिटर आ रहा हूं, ठीक है? एग्रीमेंट करने के बाद सीधा पॉलिसी देखोगे। इसको हम लोग क्या देखोगे? मतलब डिजाइन देखोगे। इज दैट पॉइंट क्लियर? इसको मैं और एलोब्रेशन अपन ट्यूसडे को जब रहेगा फाइनल टच में बहुत नेक्स्ट लेवल एलोब्रेशन लेके जाऊंगा। ओके बहुत मतलब उस दिन तो आपको ऐसा स्वर्ग की अनुभूति होगी। मतलब ऐसा लगेगा कि भाई कौन ऑडिटर है, चल मैं ज्ञान देता। ओके ये पर आज मत देना, आज तुम्हारे पास पॉलिश नहीं है। तुमको ऐसा मत, घर पे जाके पापा अगर सीए है तो बोलना मत पापा आपको मालूम है डिजाइन चेक करने गए, तो पापा तेरी डिजाइन निकाल देंगे। ओके तो भाई ज्ञान अभी मत देना, अभी अपन ज्ञान चालू कर रहे हैं, अपन बिल्टअप कर रहे हैं। तो बिल्टअप में है ना अपन मिसिंग ब्लॉक्स अभी भी है, मिसिंग ब्लॉक्स अभी भी है। ओके अभी ऐसा कंक्लूडिंग नहीं हुआ, लेकिन अभी तो स्टेप बनाना रेडी करो। सबसे पहले आप आओगे एग्रीमेंट करोगे, किसके साथ? करण सर के साथ। दूसरा पॉइंट फिर क्या करोगे? डिजाइन। मेरे को वर्ड चाहिए, डिजाइन चेक करोगे। डिजाइन में आपको क्या मिलेगा? 290 एंड 10। फिर 290 के बाद क्या चेक करोगे? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। और वो करने के बाद आपका क्या आंसर हो गया? 280। अपन इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 289 की जगह अपन इसको लेते हैं 285। मेरे आंसर्स में सारे रिवीजन आंसर सब में 285 है। 285 एंड 50। ओके तो मेरे को बताओ पहली बार जब आपने स्टार्ट किया था आरएमएम देखना, तब कितने में आरएमएम था? 10। और फिर जब आपने टीओसी किया कितने में आरएमएम हुआ? 15। बस बाकी कुछ नहीं। ये सर ये क्यों किया, ये समझ में आया? ये इसलिए किया हमें काम कितना करना है। पक्का क्लोज करें? मेरे को बताइए एक बार आखिरी पॉइंट। पक्का डन? शिद्दत भाई तोड़ मैन लॉजिकली समझाना सब। ओके तो अब आते हैं इस आंसर पे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। ओके मेरे को बताइए क्या आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट इविडेंस होना चाहिए? हाँ या ना बताइए, हाँ या ना बताइए। ओके एप्रोप्रिएटनेस मींस रिलेवेंट एंड रिलायबल, रिलेवेंट एंड रिलायबल। अब मेरा क्वेश्चन है, जब मैं बोल रहा हूँ रिलेवेंट एंड रिलायबल, जब मैं बोल रहा हूँ रिलेवेंट एंड
रिलायबल, रिलेवेंट तो आपको समझ में आ चुका है, अब रिलायबल की बात कर रहे हैं, सफिशिएंट एंड रिलायबल। ओके, आप सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट स्क्रीन पर रीड मारिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला था? ओपिनियन देना है, ताकि मैं कौन सा ओपिनियन देते वक्त मुझे को क्या ऑब्टेन करना है? सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अब उसका चौथा पॉइंट रीड मारिए। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? ओके, सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिला कि नहीं मिला, ये चेक करना पड़ेगा ना। ओके, और वो चेक करने के लिए आपने क्या चेक किया? एंड उसके बाद क्या चेक किया? अदर टेस्टिंग। अब मेरे को क्या बताएगा? कंट्रोल चेक किया, इसका मतलब क्या किया आपने? डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। आपने कंट्रोल के डिजाइन चेक किए, कंट्रोलिंग के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक किए। इज दैट पॉइंट क्लियर? और अब मेरे को बताओ, अदर टेस्टिंग मतलब अदर टेस्टिंग जो उसके काम होंगे। ओके, मैंने चेक किया, सैलरी स्लिप चेक किया, मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, अदर टेस्टिंग चेक की, तब जाके सफिशिएंट एंड रिलायबल होगा। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, ऑडिट इज वेरी क्लियर। अगर आप सीधा जाके करण सर से सैलरी स्लिप लेके टिक मारोगे, सफिशिएंट नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा मालिक। ओके, आपको टीओसी करना ही पड़ेगा। ओके, वापस बोलो, टीओसी करना ही पड़ेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यानी अगर आपने टीओसी किए बिना, टीओसी मतलब सॉरी माय मिस्टेक भाई सॉरी टीओसी मैंने बताया नहीं क्या है। सॉरी होता है सर, होता है। वो क्या होता है, थोड़ा फॉर्म में होती है ना गाड़ी, तो गाड़ी अगले गियर में चली जाती है, तो थर्ड से फिफ्थ में चली गई, फोर्थ रह गया, होता है। पर वापस आते हैं, टीओसी क्या है? टीओसी इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब लोग की आत्मा क्लियर अभी? अब मेरे को बताओ, यानी मेरे को बताओ, ओके, सबसे पहला टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल दो तरह से करोगे। पहला क्या करोगे? डिजाइन का टेस्ट करोगे और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ओके, अब क्वेश्चन है, अगर ये नहीं किया सर, मैंने नहीं किया सर, मैं नहीं करना चाहता सर, मेरी मर्जी। ओके, तो भाई इंस्टीट्यूट बोलता है स्टैंडर्ड के हिसाब से, ओके, यू हैव नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना कंपलसरी है। आप रिस्क बेस्ड ऑडिट करो या 100% ऑडिट करो, डजंट मैटर। स्टैंडर्ड क्या बोलता है? तुमको 100% करना है ना, तुम्हारा चॉइस है ना, इट्स माय चॉइस, इट्स माय लाइफ। ओके, गो विथ योर चॉइस, इट डजंट मैटर। बट इंस्टीट्यूट से इफ यू डोंट परफॉर्म टीओसी, यू आर नॉट ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो मेरे को बताओ, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट करने के लिए आपको खाली टेस्टिंग करनी, चेकिंग करनी नहीं है। टेस्ट चेकिंग के साथ क्या करना है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। और वो दो कॉन्सेप्ट समझा दिए। ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है टीओसी का? एवरीबडी अभी वो लॉजिक समझ रहा है? अब आंसर को रिकॉल करो, व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑडिट? स्कोप ऑफ ऑडिट क्या क्या है बेटा? ओके, हाउ मेनी स्कोप्स ऑफ ऑडिट आर देयर? 7 पॉइंट में पहला पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेवेंट चीजें, एस्पेक्ट्स ही कवर करोगे आप, दूसरी चीजें नहीं देखोगे। सेकंड पॉइंट, ओपिनियन छोड़ दो, मेरे को खाली कीवर्ड चाहिए रिवाइज करते वक्त, सफिशिएंट एंड रिलायबल, मेरे को एविडेंस चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो भी डिस्क्लोज है वो रिलेवेंट होना चाहिए। चौथा, सफिशिएंट एंड रिलायबल कैसे मिलेगा? दो चीज से, पहला कंट्रोल को टेस्ट करोगे और अदर टेस्टिंग मतलब अभी समझ में आ रहा है? अदर टेस्टिंग मैंने लिखा, अदर टेस्टिंग मतलब आपने चेकिंग की होगी, एग्जामिनेशन किया होगा, रिव्यू किया होगा, व्हाटएवर, वो आपकी चॉइस है, पर ये सब चीजें चेक की हुई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी डिस्क्लोज किया हुआ है वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब रिलेवेंट है कि नहीं है। कैसे मालूम करोगे? दो चीजें, एक तो चेक करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट से, लेकिन अगर कोई चीज है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी, कौन सी सर? एस्टिमेशंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज। ओके सर, मेरे अगेंस्ट केस हुआ है, वो मेरे को बताओ कंटीजेंट लायबिलिटी किधर आएगी? मेरे अगेंस्ट केस हुआ है, क्या मेरे को पेमेंट अभी करना है? जब केस सक्सेसफुल होगा तब करना है ना। तो डिस्क्लोज किधर करेंगे? नोट्स में। क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी में डालू उसको? ये मालूम है ना लायबिलिटी? ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी, एवरीबॉडी कंटीजेंट लायबिलिटी क्लियर ना? तो कंटीजेंट लायबिलिटी किसमें होगा? डिस्क्लोजर में। तो कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे करोगे आप? कंटीजेंट लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं मिलेगा। क्या होगा? वो जजमेंट, मैनेजमेंट से जाके बात करोगे, भाई आपने इसका क्लासिफिकेशन बरोबर किया क्या? आपने इसका डिस्क्लोजर बरोबर किया क्या? क्लासिफिकेशन मतलब इसको इसी में क्लासिफाई करना था, क्लासिफिकेशन बरोबर है कि नहीं? ओके, जिसका डिस्क्लोजर बरोबर है कि नहीं, ये पता करो, क्योंकि मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। ये दो चीज आपने की। अगला पॉइंट भी आपको क्लियर है, स्कोप के बाहर वाली चीजें दिखनी नहीं है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्या करना है? क्लोज करें मालिक? ठीक है, तीसरा बहुत लॉजिकल क्वेश्चन एंड मोस्ट प्रोबेबली मतलब आज के लिए, मतलब आज के टारगेट का सेट, मतलब ये आज के टारगेट का सेट है, मतलब ये एस्पेक्ट अगर ये तीन करते हैं, ये तीन का स्ट्रक्चर करने के बाद अपना आज का डेटाबेस आपका रिलेवेंट हो जाना चाहिए। अब कल वाले डेटाबेस में अपन मैच्योर्ड इनफ होंगे, किस चीज को लेकर? कंट्रोल्स को लेकर। आपका अभी नया डेटाबेस बहुत भारी बनेगा, वो है संडे का और मंडे का। तो कल और परसों है ना, थोड़ा ऐसा डेटाबेस अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, पर डेटाबेस में नया नॉलेज ज्यादा
नहीं मिलेगा। परसों एग्रीमेंट टर्म्स है, पर वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इजी पॉइंट है यार। मैं और अभी एग्जांपल आपने करण सर ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके ऊपर कंडीशंस की बात करेंगे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव, एकदम थोड़ा सा एम्बिग्यूटी वाला पॉइंट है ना, सैटरडे को आएगा, लेकिन नया कॉन्सेप्ट वापस ये रहेगा। तो एकदम शिद्दत से आप ध्यान रख लीजिए, कंट्रोल्स को एकदम शिद्दत से ध्यान रख लीजिए। और मेरे ख्याल से बहुत, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से समझा या नहीं आया, पर आपको समझ में अच्छे से आ गया। आपको समझ में आ गया डिजाइन मतलब क्या होता है और कंट्रोल आके चेक करना मतलब क्या होता है। ओके सर, एस्पेक्ट्स मतलब क्या, मेरे को बताओ। क्या तेरा स्कोप के बाहर तू जाएगा तो स्कोप के अंदर की चीजें चेक करेगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या टीओसी चेक करेगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या टीओसी चेक करेगा? ओके, क्या कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम भी चेक करेगा? टीओसी का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि अपन मोर रिलेटेड किससे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो हम लोग पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे, उनके बिना अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे काम नहीं होगा। तो क्या मेरे को कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम समझने हैं? क्या मुझे कंपनी के टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने हैं? ओके, सोच समझ के बताइए, क्या कंपनी की एक्यूरेसी चेक करनी है? बुक्स की एक्यूरेसी चेक करना मतलब एग्जांपल दिए। बुक्स की एक्यूरेसी चेक करना मतलब कोई भी एग्जांपल। बुक्स में एक्यूरेसी है कि नहीं है? सैलरी, ओके, सैलरी एक्यूरेट होनी चाहिए या इनएक्यूरेट? एक्यूरेट, वो चेक करो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम होते हैं वो कौन से होते हैं? अच्छा ठीक है, अच्छा ये शायद नहीं मालूम होगा। ओके देखो, एक जन ने लिखा, देवेश ने आंसर लिखा, मैं आपको क्लियर बता दूं, देवेश ने भी और दिव्यांशु ने भी, उसने लिखा डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन। प्लीज मेक श्योर डेप्रिसिएशन और स्टॉक वैल्यूएशन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता है। दे आर वैल्यूड, दे आर नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट वाले जो भी आइटम होते हैं वो पीएनएल के होते हैं। बैलेंस शीट के आइटम इज नेवर एक्यूरेट। तुम समझने कोशिश करो, ऑडिट की लैंग्वेज को समझो। ओके मेरे को बताओ, सैलरी अगर मैं बोल रहा हूं 10,000 की सैलरी की है तो 10,000 एक्जैक्टली एक्यूरेट होना चाहिए ना? ओके लेकिन मैं बोल रहा हूं मेरा फिक्स एसेट, मेरा लैपटॉप ओके 1 लाख का है, क्या वो 1 लाख का एक्जैक्टली हो सकता अभी? यही पॉइंट तो बता रहा हूं। तो जब मैं एक्यूरेसी की बात करूंगा तो कौन सा आइटम देखोगे आप? पीएनएल। इज दैट पॉइंट क्लियर? अब एक्यूरेसी चेक करनी है। एक्यूरेसी चेक करनी है मतलब ट्रायल बैलेंस के आइटम, ट्रायल बैलेंस के जो आइटम आपके ट्रायल बैलेंस के मतलब पीएनएल के रिलेटेड आइटम गए। ओके उसके अलावा ओके जो एक्यूरेसी चेक करोगे ठीक है। ओके क्या वैल्यूएशन भी चेक करना पड़ेगा? वैल्यूएशन मतलब किसका आइटम? बैलेंस शीट। ओके वैल्यूएशन का एग्जांपल अभी ये बोला, फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट कौन सा रखने का? ओके जो फेयर वैल्यू है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। मेरे ख्याल से मालूम ये इतना तो है ना भाई, ठीक है अपन लोग है ना इतने चार्टेड है भाई, चार्टेड की फीलिंग है थोड़ा आएगा भाई, फीलिंग चार्टेड की फीलिंग में तो मास काम करना चाहिए भाई। ओके सो मेरे ख्याल से ये चौथा पॉइंट भी आपको समझ में आ रहा है, वैल्यूएशन। ओके क्या पीएनएल की एंट्रीज बस सब चेक करनी चाहिए? पीएनएल की एंट्रीज चेक करनी चाहिए कि नहीं चेक करनी चाहिए? करनी चाहिए। बैलेंस शीट की एंट्रीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तू खाली हाँ बोलते जा, बस खत्म कर। बैलेंस शीट की एंट्री करनी चाहिए। ओके मेरे को बताओ, डिस्क्लोजर के आइटम चेक करने चाहिए? ओके क्या कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस होना चाहिए? खत्म हो गया। एस्पेक्ट्स विद ऑडिट। एस्पेक्ट्स मतलब जो मेरे को बता, पहला पॉइंट तेरा रिलेवेंट चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या उसके बाहर वाली चीज है? अब उसकी आइटम तू याद कर ले, रट ले, खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खाली इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या पॉइंट आ गए, पहले उसके बिना जाना ही नहीं। क्या करेगा पहले आके? कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल पहले करने के पहले, कंट्रोल चेक करने के पहले डिजाइन। तो जब तू डिजाइन, कान खुले, जब तू डिजाइन चेक करता है तो एग्जामिनेशन करता है, डिजाइन चेक करता है। और जब कंट्रोल चेक करता है तो रिव्यू करता है। तो दो वर्ड याद रख, एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। तो पहले क्या करेगा? एग्जामिन करेगा, अच्छा भाई ऐसे है, पॉलिसी प्रोसीजर है। उसके बाद उसको क्या करेगा? रिव्यू। और ये करने के बाद तू एक एक चीजें चेक करते जाएगा। ओके आत्मा आराम से मेरे पास स्क्रीन पे रहिए। ओके और इसके बाद अपन लिखने का पॉइंट कैसे करना है और आपको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले एक बार स्क्रीन पे रहिए। ओके अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा? अगला क्वेश्चन कौन सा है? एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। ओके वी आर कवरिंग एस्पेक्ट। आर वी कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स और ओनली रिलेवेंट एस्पेक्ट्स? बस जो रिलेवेंट है तुम्हारे ऑडिट के लिए उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो रिलेवेंट नहीं है उसके ऊपर बात करनी ही नहीं है। तो सर पहला बात ओके सबसे पहला ये लोग क्या बोलते हैं? सर मैंने क्या करने का? एग्जामिन करना। सर क्या एग्जामिन करना? अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शॉर्ट फॉर्म लिखे है। ओके शॉर्ट फॉर्म के साथ आप एडेप्ट हो जाओगे, डोंट वरी। पहला पॉइंट एसी का फुल फॉर्म अकाउंटिंग, आईसी का फुल फॉर्म इंटरनल कंट्रोल। आराम से सब लोग मेरे साथ है एवरीबॉडी? ओके दोनों वर्ड समझ में आया? शॉर्टकट बाद में कंफ्यूजन नहीं होएगा, हाँ या ना? ओके तो टीओसी का फुल फॉर्म क्या आता है? हाँ ठीक है टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो पहला पॉइंट क्या करेंगे? एग्जामिन करने के बाद दूसरे वर्ड क्या चाहिए? रिव्यू। सर जो आपने एग्जामिन किया उसको क्या करना है? रिव्यू। सर रिव्यू क्यों करना है? रिव्यू क्यों करना है? तो आपको समझेगा ये सारी चीजें सिस्टम एंड प्रोसीजर्स एडिक्वेट है कि नहीं है। ओके आपने जो पेपर में लिखा है आपने बताया ये है, पर एक्चुअली मेरे को समझना तो पड़ेगा है कि नहीं है?
इसका दूसरा पॉइंट रिव्यू करिए, सिस्टम एंड प्रोसीजर्स ओके कवर्ड है कि नहीं। इन शॉर्ट ये टीओसी जैसा हो गया। पहला वाला टीओसी मतलब दोनों कैसे टीओसी जैसा है, पर पहला वाला क्या चेक कर रहे हैं, डिजाइन, और दूसरा क्या चेक करने का, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। झेपा मालिक यानी एडनोवेट के पास आगे सबसे पहले क्या लोगे, एग्जामिन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, रिव्यू करोगे, और रिव्यू करने के बाद ये लोग अपने अपने पॉइंट बताते हैं। सर इसके बाद क्या चेक करने का, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक करने का, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ये मैंने आपको बता दिया अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक करने का। ओके, एक्यूरेट फिगर है कि नहीं है, एक्यूरेट फिगर है कि नहीं है, एक सेकंड इधर वापस आवाज नहीं, एक्यूरेट फिगर है कि नहीं है ये चेक करने का, एक्यूरेट फिगर है कि नहीं है ये चेक करने का, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का। इसके बाद वेरिफिकेशन करने का, क्या करने का, वेरिफिकेशन। ओके सर वेरिफिकेशन किसका करने का, ट्रांजैक्शंस के, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शंस है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। पहले ये 4 रटो, उसके बाद आगे जाता हूं मैं। ओके सबसे पहले क्या चेक करने का, एग्जामिन करने का, क्या करने का, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके इसको एग्जामिन करने का, एवरीबॉडी क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने क्या करने का, रिव्यू करने का, क्या रिव्यू करने का, सिस्टम एंड प्रोसीजर। इसकी वजह से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, यहां पर मटेरियल वीकनेस है या स्ट्रेंथ, मतलब यानी कंट्रोल अच्छे है या नहीं, वीकनेस है या नहीं है, ये चेक करने का। तीसरा सिनेरियो भारत माता की जय, क्या चेक करने का, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ओके बुक्स ऑफ अकाउंट। सर ये कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन, पोस्टिंग देखो, बैलेंसेस देखो, ओके लेजर देखो, जो भी चेक करना है तुम देख करो। यहां पर अपन ऑडिट नहीं कर रहे, ओवरव्यू बता रहे, तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर बता रहे। चौथा सिनेरियो, ओके आपको क्या करना है, ओके जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसको वेरीफाई करना है। सर वेरीफाई करना मतलब वो ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट है, ऑथराइज है। ओके मेरे ख्याल से आपने लॉ में एक अल्ट्रा वायरस एक्ट पढ़ा है क्या, व्हाट इज अल्ट्रा वायरस एक्ट, जो चीज आप नहीं कर सकते, आपके पावर में नहीं है, दैट इज एग्जैक्टली नथिंग यू नीड टू चेक हियर, वेदर ट्रांजैक्शन आर ऑथराइज, यानी आप ट्रांजैक्शन ऑथराइज के लिए आप पर्सन हो क्या, ऑथेंटिकेट करने के लिए, ट्रांजैक्शन ऑथराइज करने के लिए। चौथा पॉइंट, अरे झेपा क्या नहीं झेपा, हाँ या ना, ये अंदर ही झेपा या नहीं झेप रहा है ना पंडर लोग, ठीक है, हाँ या ना। ये सिर्फ कंट्रोल की बातें की अपन ने, इसका एक सेट बना दो, कंट्रोल की बातें। अब आगे की चीजें थोड़ी सी पंचायती चीजें। सर पंचायती चीजें क्या है, ओके दो और चीजें मेरे को बताओ, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग है, हाँ तो वो अलग बराबर किया है कि नहीं, यानी कैपिटल अलग है, रेवेन्यू अलग है। ओके कैपिटल अलग है, रेवेन्यू अलग है। ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हमें बैलेंस शीट, कान खुले, ये मैंने आपको पहले भी समझाया ब्रेक के पहले, बैलेंस शीट और पीएनएल क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच होने चाहिए कि नहीं, मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओके अगर इधर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर में अगर 10,000 आ रहा है तो इधर भी कुछ समझ में आ रहा है, या इधर मुझे 10,000 दिख रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखना चाहिए, 10,000। ये ऊपर अपन ने किधर कवर किया, स्कोप में, याद आया। तो नेक्स्ट 2 पॉइंट आप याद रखिए, नेक्स्ट 2 पॉइंट किधर गए पेन, नेक्स्ट 2 पॉइंट के सेट अलग से बनाइए। ओके नेक्स्ट 2 पॉइंट क्या चेक करिए, कैपिटल को अलग करिए, रेवेन्यू को अलग किया करिए, मतलब ये किया है कि नहीं किया है, और उसके बाद क्या करिए, पीएनएल बैलेंस शीट किसके साथ मैच हुआ कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 6 पॉइंट इधर तक कोई दिक्कत मालिक, पक्का। आंसर 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 मुझे चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करोगे, वर्ड चाहिए मेरे को, पहला क्या करोगे, एग्जामिन, फिर क्या करोगे, रिव्यू, उसके बाद 2 और चीजें क्या चेक करोगे, परफेक्ट एक्यूरेसी चेक करोगे, और एक्यूरेसी के बाद क्या चेक करोगे, वेरिफिकेशन। तो एक्यूरेसी और ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन जो भी है, चौथा पॉइंट देखोगे। उसके बाद 2 और चीजें, कैपिटल रेवेन्यू अलग हुआ, एंड ओके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट किसके साथ मैच हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट 2 पॉइंट आता है। ओके ये 2 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक है बैलेंस शीट सही है कि नहीं, और एक पीएनएल सही है कि नहीं। सर इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, क्या बोला मैंने, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं। ओके बैलेंस शीट में जो भी आइटम है वो क्या है, एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन बरोबर है कि नहीं। मेरे को बताओ मतलब क्या है, बैलेंस शीट का कोई भी आइटम लो, कोई भी एग्जांपल लो, बैलेंस शीट का कोई भी एग्जांपल दो मुझे। प्लांट एंड मशीनरी, मेरे को बताओ प्लांट एंड मशीनरी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं, मतलब है कि नहीं, मालूम पड़ा पेपर में है। ओके करण सर बोल रहे हैं भाई हमारा इधर इधर प्रॉपर्टी इतना है, मैं बोला ठीक है, ओके ब्लाइंडली ओके चुपचाप बैठ जाने का, फिर कैसे चेक करूं, एग्जिस्टेंस कैसे चेक करूं, ओके उधर जाऊंगा, मैं बोला लेके जा भाई, लेके जा, पार्टी भी होगी मेरी, क्योंकि किधर भी ऑडिटर जिधर भी जाता है तो याद रखो खाना तो फ्री होता है, मालूम है ना। और उसके अलावा ऑडिटर को जो इज्जत दी जाती है, आर्टिकल भी रहेगा तो भी तेरे को ऑडिटर का फील आएगा, तेरे को फील चार्टर्ड अकाउंटेंट का मिलेगा, और तेरे को जो इज्जत मिलेगी उसके साथ में आइसक्रीम,
और तेरे को ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि तू एग्जिस्टेंस को इजीली क्लोज कर रहे। ओके, तो भाई एग्जिस्टेंस मतलब समझ में आ रहा है? वैल्यूएशन मतलब बताइए, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एग्जांपल बताइए ना। अरे यार मैं कोई भी नया नया लेके नहीं आ रहा है, ये पुराना वाला ही है। एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन मतलब क्या? ओके, बार ऑडिट में क्या देंगे? कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम मेरा कच्चा बादाम। साला आदमी इधर ऑडिट में क्या करेगा, वो छोड़ के उधर क्या देगा? और साला आदमी तो मेरे भाई और बहनों प्लीज मेरे को अच्छे से बताओ, एग्जिस्टेंस मतलब समझ में आया क्या? ओके, अब मेरे को बताओ वैल्यूएशन बताओ ना। वैल्यूएशन ऐसा नहीं, मतलब ये बोलेगा तू, मतलब बुक में मैं 1 लाख लिखा और 50,000 का भी नहीं है, ये नहीं, ऐसा नहीं। मतलब वैल्यूएशन बरोबर है कि नहीं? तू कैसे चेक करेगा? वैल्यूएशन बरोबर है कि नहीं? हाँ, मार्केट वैल्यू चेक करेगा, और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर वो डिस्क्लोज किया कि नहीं। अब मेरे को बता फिक्स एसेट में कैसे चेक करेगा? डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रहा है कि बरोबर है कि नहीं। इन्वेंट्री में कैसे चेक करेगा? लीफो फीफो, कुछ झेप रहा है मालिक? एग्जिस्टेंस। अब इमेजिन कर, तू थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगा, अगर अपन कल और आज का ये लेक्चर डायरेक्टली अपन चैप्टर 1 चालू करें। मैं तेरे को बताऊँ आधी चीजें तेरे बाउंसर है चैप्टर 1, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, तेरे को ये क्या जा रहा है, ये क्या चल रहा है। एक एक वर्ड तू ठीक है ये करेगा, पर ये मैं नहीं बोल रहा तेरे को पूरा समझ में आ गया, लेकिन डोंट यू थिंक ओके एटलीस्ट तेरे को स्पाइडर का वेब जैसा तू स्ट्रक्चर रेडी हुआ। अब ये ठीक है, पूरा डिटेल बड़ा कॉन्सेप्ट बाद में बनेगा, लेकिन अभी तेरे को समझ में आ रहा है चैप्टर, मतलब ये लॉजिक समझने के बाद कुछ कुछ चीजें, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी भी बहुत क्लियर है तुम में, लेकिन पर ऐसा नहीं है कि तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ऐसा अब्बा डब्बा चबर नहीं चल रहा है। अब अगर कल अपन डायरेक्टली चालू करें स्कोप ऑफ ऑडिट और मैं सीधा एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट ये चेक करना है, अब ये चेक करना है, पर वर्डिंग्स कैसे याद रखोगे? मैं एग्जामिनेशन कैसे बताऊं तेरे को? मैं रिव्यू मतलब क्या समझेगा? तो अभी तेरे को समझ में आ रहा है एग्जामिनेशन मतलब पेपर देखने का, रिव्यू मतलब उधर जाके बैठने का। ओके भाई ऐसा है, तो नाश्ता किधर मिलेगा? दोनों में। पेपर घर पे बैठने का नहीं, ऑफिस में बैठने का नहीं, उधर ही देखने का। और भाई और शुभ जैसे लोग मिले तो भाई और एक्स्ट्रा मिल सकता है। शुभ ढापेगा ना अपने लिए? हाँ शुभ, यस मैन, दैट्स इट, दैट्स माय बॉय। ये प्रिंटर भी घर पे लेके आएगा, लिख के ले लो। ये ऑफिस का प्रिंटर घर पे लाने वाला इंसान है भाई। मैं तुमको लिख के देता हूं, चैलेंज है मेरा, देख लेना। ये अगले साल का जो जिधर जाएगा शुभ ना, तुम्हारे रेफरेंस में तुम बता देना सालो, वो बॉस को इन्फॉर्म कर देना, मतलब तुम्हारा कोई रेफरेंस होगा भाई। क्रेज द कंसर्न, रिस्क किधर ज्यादा, शुभ इधर ज्यादा। ओके, तो नेवरदलेस मेरे ख्याल से अभी झेपा, एग्जिस्टेंस समझा, वैल्यूएशन समझा। खाली एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एग्जांपल बोल रहा हूं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। मेरे को बताओ क्या प्लांट मशीनरी हम लोग गिरवी रख सकते हैं? अगर एडनोवेट ने कोई प्लांट मशीनरी गिरवी रखी होगी, लेकिन मेरे को बैलेंस शीट में बताया प्लांट मशीनरी है। मेरे को बताओ क्या इमेजिनेशन जा रहा है पब्लिक में कि ये प्लांट मशीनरी इनकी है, जबकि ये भी तो चेक करना पड़ता। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये चीजें बैलेंस शीट में चेक करते हैं अपन। एग्जिस्टेंस राइट्स है या ऑब्लिगेशन है, ये लोग बता रहे हैं। जो लाइबिलिटी बताइए वो ऑब्लिगेशन होने चाहिए, जो एसेट बताया वो राइट्स होने चाहिए, लेकिन अगर गिरवी रखा है तो ऑब्लिगेशन क्या है उसमें बताना चाहिए, ये क्लियरली डिस्क्लोज होना चाहिए। आत्मा समझ में आया? लेकिन पीएनएल में बता, तू मेरे को बता क्या आएगा पीएनएल में? क्या आना चाहिए पीएनएल में? एक्यूरेसी। याद रखना, इधर वर्ड आएगा तेरा पंटर कल का पॉइंट क्या था? ट्रू एंड फेयर। अब तुमको झेप रहा है कि ट्रू एंड फेयर कब होता है? जब चीजें एक्यूरेट होती है। तो एक्यूरेसी देखनी है तो हमें क्या देखना होगा? ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर, पीएनएल कभी भी ट्रू एंड फेयर। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता, अपन यूज करते वर्डिंग, पर वो सीए फंड में जाके समझेगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो। तो पीएनएल कैसा होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर। अब मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक ये भी आराम से याद रहेगा? मेरे को बताओ कैसे कैसे बनाओगे? पहले 4 फिर 2 फिर 2। पहले 4 में क्या याद रखोगे? पहले 4 एग्जामिन करो, रिव्यू करो, एक्यूरेसी चेक करो, और उसके बाद परफेक्ट ओके वेरिफिकेशन करो। ओके 4 वर्ड, एकदम 4 वर्ड रटी लो। रिव्यू करो, एग्जामिन करो, रिव्यू करो, एक्यूरेसी चेक करो एंड वेरिफिकेशन करो। ओके ये होने के बाद 2 चीज और। ओके क्या करने का? कैपिटल रेवेन्यू अलग हुआ, पीएनएल बैलेंस शीट कंपेयर करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। नेक्स्ट 2 बैलेंस शीट चेक करो, पीएनएल चेक करो। अबे 8 पॉइंट तो वैसे ही रट गए बे, 8 पॉइंट तेरे काम खत्म होते हैं। 8 पॉइंट के बाद आगे आते हैं ये लोग, पॉइंट इसी के बारे में बताते हैं। मेरे को बताओ खाली ये पॉइंट आएगा या अपने को लीगल और लीगल रिक्वायरमेंट भी कंप्लाई करनी पड़ेगी? लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी पड़ेगी ना। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या? ये लोग लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लाई किए क्या? ओके कंप्लायंस, इन शॉर्ट क्या देखना है?
कंप्लायंस एंड लास्ट कॉन्सेप्ट मेरा एस्पेक्ट है ओके मुझे क्या करना है ये सब ऑडिट करके क्या करना है घर पे जाना है या गोटिया खेलना है रिकॉर्ड भारत माता की जय आंसर ओवर दीज आर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट आर देयर 10 एकदम आराम से ओके मैं वापस बोल रहा हूं देखो पहला स्टेप आपका क्या होगा पहले कीवर्ड्स को अडेप्ट करो फिर जब अपन आंसर पढ़ना चालू करते हैं फिर वो पूरा आंसर अडेप्ट होगा और पूरा आंसर भी एक झटके में याद रहना मुश्किल है भाई एक झटके में याद रह जाए तो फिर क्या पॉइंट है पर वो उसको एडेप्टेबिलिटी कैसे आएगी जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे आपको फिर आपको लिंक हो गया भाई यार ये वर्ड्स इधर का है ये एडेप्टेबिलिटी रहेगी जेपा मलिक मेरे को बता दो फटाफट ओके हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट आर देयर 10 फटाफट एक बार आंसर बता दो एग्जामिन ये चार को अलग रखो याद रखने का तरीका ये चार को अलग रखो फिर दो चीज कैपिटल रेवेन्यू ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये दो को अलग रखो फिर बाद में बैलेंस शीट चेक करो पीएनएल बरोबर है कि नहीं ये दो को अलग रखो फिर बाद में कंप्लायंस हुआ है और रिपोर्ट कर दो खत्म स्टोरी ओके दिस इज एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट तो हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव डन टुडे 3 क्वेश्चंस व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट स्कोप ऑफ ऑडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पक्का झेपा ओके टेक्स्ट बुक में आ जाओ उसको अपडेट कर लो खत्म कर लो एक 10-15 मिनट में काम खत्म हो जाता है टेक्स्ट बुक में आ जाओ और ये शीट मैं इनको भेज दूंगा ये ड्राइव पे अपलोड कर लेंगे ओके मैं आपको अपडेट कर दूंगा कैसे क्या करना है ओके जिसको अपडेट करना है लिखना है मैं खाली पहले पेज पे कोई कुछ भी नहीं लिखेगा सेकंड पेज पे कुछ लिखना है आप लिख दो कल होगा मैं सर का आप लिखाने वाले हो मैं अपडेट करने वाला हूं इसी में और एग्जांपल अपडेट करने मेरे को पर एग्जांपल अपन टेक्स्ट बुक में अपडेट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में आ जाइए सब लोग टेक्स्ट बुक में आ गए पहला पेज ओके टेक्स्ट बुक का पहला पेज क्या सीन है भाई ओके पहला पेज पहले मतलब कौन से चैप्टर में जाएगा रे चैप्टर 1 में जाना चैप्टर 1 ओके मेरे को बता पहला डेफिनेशन पढ़ा ऑडिट का चलो और मेक श्योर यू हैव सर्टेन पेन्स समथिंग टू हाईलाइट बिकॉज आई विल बी राइटिंग सम एग्जांपल देयर टू रिमेंबर दैट पॉइंट एंड दैट विल बी लिंक्ड विद समथिंग एल्स तो पहला पॉइंट ऑडिट का पढ़ ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ ओके ओके देवेश भाई कॉपी बाद में कर लो पहले मेरे को अपडेट करने दो आपके आंसर कॉन्क्रीटली आपको जाने चाहिए आपको मेथोडोलॉजी समझ में आनी चाहिए पहला पॉइंट ऑडिट का डेफिनेशन ओके जिंदगी में याद रखना इसको लिखना कभी नहीं है ओके ठीक है मतलब कभी लिखने को आएगा नहीं टेंशन मत लो ओके एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा एक्सप्लेन ऑडिट एंड व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट हाँ लेकिन स्कोप एंड एस्पेक्ट्स का कैसे क्वेश्चन आएगा अपने को समझना पड़ेगा पर डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ओके पर समझाना एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मैं जो वर्ड हाईलाइट करो वो वर्ड दिमाग में रखते जाइए ओके इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पहला वर्ड हाईलाइट करो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कुछ लिखो मत अपनी मर्जी का मैं बोलूंगा वही लिखो बाकी तुमको जिधर लिखना ऊपर नीचे लिखो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन इधर तक क्लियर है उसके बाद ऑफ किसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसके बाद ऑफ एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इसमें अपने को कोई लेना देना नहीं है ओके एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन यानी यहां पर दो आ रहे हैं जब ये कंडक्ट किया जा रहा है उसका मेन मकसद क्या है हमें क्या देना है ओपिनियन वापस स्टेटमेंट को टुकड़ों से देखो सबसे पहला ये एग्जामिनेशन कैसा है इंडिपेंडेंट कैसा एग्जामिनेशन है इंडिपेंडेंट कैसा एग्जामिनेशन है मेरा भाई मेरा ऑडिट कर पाएगा क्या क्यों मेरे को बताओ ओके क्या सागर सर सीए है तो क्या वो एडनोट का ऑडिट कर सकते हैं क्यों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इसलिए एग्जामिनेशन कौन सा होना चाहिए इंडिपेंडेंट मैं वापस बोल रहा हूं प्लीज मेक श्योर और जब मैं 3-4 पेजेस तक मैं इतना शिद्दत से बताऊंगा मतलब मैं आपको ऐसे वर्ड्स केस में बताऊंगा उसके बाद भी वर्ड्स हाईलाइट करूंगा लेकिन फिर उसको रिमेंबर करना तो आपका ही काम रहेगा एग्जाम्पल मैंने क्या बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन यानी जो बंदा काम कर रहा है वो कौन होना चाहिए इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट में ओके अपन देखेंगे इधर कुछ और एक वर्ड होगा तो मैं क्या करने वाला हूं जब भी इंटरनल ऑडिट का चैप्टर आएगा इंटरनल ऑडिट में उधर मैं क्रॉस मार्क करूंगा और इधर वाले आइटम को क्रॉस मार्क करूंगा और इधर दोनों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों अलग होना चाहिए यानी समझ रहे ऑथर्स नोट क्या रहेगा ये ऑथर्स नोट इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर लेक्चर मिस हुआ तो समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम होगी कि वो कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा और सर फिर प्रॉब्लम क्या होगी प्रॉब्लम एक बेसिक मिस्टेक हो सकती है और बेसिक मिस्टेक आपके हिसाब से ये इंडिपेंडेंट एग्जाम है मेरा भाई मेरे को बताओ ओके क्या मेरा भाई मेरा ऑडिट कर सकता है नहीं लेकिन क्या मेरा भाई इंटरनल ऑडिटर बन सकता है आंसर इज यस पर अगर उधर पढ़ोगे इंटरनल ऑडिट में उधर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट पर वो इंडिपेंडेंट किस कंटेक्स्ट में वो समझना जरूरी है तो हर जगह इंडिपेंडेंट पॉइंट ध्यान रखना तो इधर इंडिपेंडेंट का पॉइंट है इधर कुछ नहीं लिखोगे लेकिन मैं इंटरनल ऑडिट के टाइम पे इसको अपडेट करूंगा नेक्स्ट लाइन क्या है उसके बाद इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेरे को बताओ क्या क्या आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में लिख के रखो उधर लिख के रखो क्या क्या आएगा पीएनएल बैलेंस शीट कैश फ्लो लिखो लिखो क्योंकि मेरे को आगे इसको चेंज होएगा आपके ऑडिट में 2 अलग अलग वर्ड आएंगे आगे आगे मतलब कल या परसों में आ जाएगा वो शायद
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डिस्क्लोजर, ये 4 चीजें आ गई, ठीक है। इसके बाद ये एंटिटी कैसी हो सकती है? प्रॉफिट या नॉन प्रॉफिट, यानी चैरिटेबल भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, नॉन प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, यानी प्रॉफिट वाला भी है, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, ओके, वो एडनोवेट हो या एचयूएल हो मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ओके, सब साइज है, लीगल फॉर्म है, डजंट मैटर, यानी कंपनी हो या प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, डजंट मैटर। यानी पार्टनरशिप का ऑडिट करते वक्त भी आपको यही ध्यान रखना है, प्रोप्राइटर का भी ऑडिट करते वक्त ध्यान रखना है, और कंपनी का ऑडिट करते वक्त भी ध्यान रखना है, ओके। एचयूएफ का भी ऑडिट हो सकता है, एचयूएफ का, ओके, देखो एचयूएफ का कंपलसरी करना है कि नहीं करना है ये अपन कल देखते हैं, लेकिन एचयूएफ का भी ऑडिट हो सकता है ना मालिक, उसके बारे में डिस्कशन आता है मालिक, ओके। ये होने के बाद आपका है मेन पॉइंट, ये एग्जामिनेशन, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड मतलब विथ ए व्यू टू एक्सप्लेन, वो बात का पॉइंट है, कंडक्टेड, आई वांट कंडक्टेड, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड मतलब हो चुका है ट्रांजैक्शन, यानी एचएफआई याद है फुल फॉर्म? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये कंडक्ट हो रहा है, और इसका मतलब आप सर कैसे निकाल रहे हो आगे अपन बताएंगे, लेकिन इधर आप लिख के रखो एचएफआई। सर बुक के एक लेफ्ट साइड में ब्लैंक पेज है ना टेक्स्ट बुक के, उधर आओ, पहले फुल फॉर्म उधर अपडेट करते जाओ एक एक पॉइंट पे, ओके। एचएफआई का फुल फॉर्म हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन कंडक्ट तभी होता है जब एचएफआई होता है, ओके। सर एश्योरेंस में कभी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता है, ओके। परसों देखेंगे वो, कल ही देखेंगे उसके ऊपर, मतलब अंदरी वाले सामने देखेंगे, और तुम लोग आ जाएंगे जो अरे हवा करेंगे। कल किसकी मारेंगे? बस सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सब लोग एक ही चीज, सबका कल का मोटो क्लियर है ना? एवरीवन इज हैविंग ओनली कॉमन मोटो, वी हैव ए कॉमन ऑब्जेक्टिव, ओके। ऑडिट इज ओके, बट अलोंग विद ऑडिट, ओके, ही इज वेरी, भाई ये देखेंगे ऐसे, अरे बिल्डर है वो तो, अरे मां कसम, हाँ, अरे हाँ भाई छोड़ रहे भाई ये तो सामने आके मेरी बिल्डिंग भी तोड़ देगा हाँ, पूरी टीम है अपने साथ, हाँ, ये भी है शोभ भाई, देखते हैं अभी कल नोट करते हैं, ओके। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, अब मेरे को बताओ कौन से ओपिनियन देते अपन? 2, नहीं, 2 मैंने क्लियर बोला, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड, लिख के रखो, ओके। ओपिनियन मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। वापस बोलो, आपकी बेस बुक कौन सी होगी? यही होगी, ये आपकी बेस बुक होगी। बेस मतलब इसमें सब कुछ रहेगा, ओके। लेकिन जब रिवाइज करोगे, वो जो मैं नोट्स दे रहा हूं, ये नोट्स लिखोगे आप, उसको रिवाइज करने में यूज करोगे, उसमें से कुछ याद नहीं आया तो फिर इसमें देखने का, हर टाइम इसमें देखते नहीं बैठने का, उसमें अगर कुछ वर्ड्स नहीं याद आ रहे, या कुछ लिंक याद नहीं आ रहा है, या फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, तब जाके इसमें आने का। तब तक इसको अभी क्लास में एक बार पढ़ा, इसके बाद वापस एक बार कैसे फॉर्मेट पढ़ना वो मैं बता दूंगा, इसके बाद इसको बाजू में रख देने का। फिर वो बेस शीट्स, मतलब अगर कोई लिख नहीं रहा है, किसी को हैबिट नहीं है लिखने की, हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसे भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को कभी हैबिट नहीं थी, मैं भी प्रैक्टिकल भी साला मैं देख के करता था, पर गलत अप्रोच है, कंप्लीटली गलत अप्रोच है, मतलब ये है। बट टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ, किसी ने पूछा था, ओके, किसी ने पूछा था मुझे कि सर आप रैंक होल्डर है या वॉट एवर इट में भी, तो मैं आपको जस्ट ये बता दूँ कि मेरा सीए फाउंडेशन में रैंक आया था, ओके। उसके बाद सीए इंटर के मुझे 5 अटेम्प्ट लगे, सीए इंटरमीडिएट, ओके, एंड सीए फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। बट मैं आपको ईयर बताता हूँ, और मार्कशीट इसमें नहीं, वो दूसरे लैपटॉप में, जब वो यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि May 2005 आई क्लियर सीए इंटरमीडिएट 5th अटेम्प्ट, एंड November 2005 आई वाज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी जो सीए की एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरा उस टाइम पे था जब आर्टिकलशिप पहले से चालू हुई थी, तो मेरा जब फाउंडेशन क्लियर हुआ तो मेरी आर्टिकलशिप चालू हुई, ओके, दैट वाज 2001, मतलब 2001 के बाद वाला, 2002 वाला era। फिर उसके 1.5 साल के बाद इंटरमीडिएट आया, और इंटर क्लियर हो जाता, उसके 1.5 साल के बाद मेरा सीए फाइनल आता था, लेकिन अपन इंटर ही क्लियर नहीं हुए, कितने अटेम्प्ट? 5 अटेम्प्ट, मतलब 2.5 साल निकल गए। तो मेरा ड्यू तो हो गया था फाइनल, लेकिन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा था, इसके लिए था। पर मैं जैसे ही आया एंड ये हुआ, एंड 2005 वाज इलेक्शन पीरियड, आई डोंट नो हाउ मेनी वेयर अवेयर, बट इलेक्शन पीरियड था। जब इलेक्शन थे तो एग्जामिनेशन डिले होती थी,
और एग्जामिनेशन जो डिले हुई थी तो हमारी एग्जामिनेशन जून में हुई थी, और जून में हुई थी, और वो रिजल्ट जो आए थे वो आए थे अगस्त में, क्योंकि इंटर के रिजल्ट थे, इंटर के रिजल्ट बाद में आते हैं, तो मेरे अगस्त में रिजल्ट आते हैं। जो जुलाई एंड में आता था वो अगस्त में आया, और मेरे ख्याल से 24 या 25 अगस्त को आया। ओके 20, तब तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई, 4 बार ऑलरेडी फेल हो गया था, तो वापस मैं क्यों पढ़ूंगा फाइनल का, पहले तो इंटर तो क्लियर हो जाए। तो अपने को इंटर क्लियर नहीं हो रहा है, फाइनल का पढ़ के कौन गएगा। तो चौथे अटेम्प्ट में, मतलब 5वां अटेम्प्ट था मेरा वो। एंड उसके बाद जब मैं मतलब जब रिजल्ट आया, आई वॉज इन राजस्थान, मैं गया था एक भगवान की जगह पे, तो मैं जिधर मानता हूँ, तो मैं उधर था, पापा का फोन आया, बेटा क्लियर हो गया। मतलब दैट वाज नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जब फाउंडेशन में तुमको रैंक आया, ओके उसके बाद तुम्हारी लग गई। और मैं तुमको बता रहा हूँ टाइम इतना खराब होता है, मतलब कभी कभी इतना वर्स्ट टाइम होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जब मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, मतलब थर्ड अटेम्प्ट था किसका, इंटर का, तब मेरा बीकॉम भी आ गया था, क्योंकि मेरा बीकॉम उस टाइम पे था ना, तो थर्ड अटेम्प्ट इंटर का और मेरा बीकॉम। ओके तुमको मालूम है बीकॉम का रिजल्ट आया, मतलब बीकॉम भी फेल हुआ हूं मैं, आई फेल्ड इन बीकॉम। ओके तो थर्ड अटेम्प्ट जब इंटर का, मतलब इंटर के पॉइंट आया, बीकॉम का रिजल्ट आया, बीकॉम का रिजल्ट आया और बीकॉम में फेल हुआ। सब लोग ने बोला यार बीकॉम भी फेल हो गया, मैं बोला इंटर का मेहनत कर रहा था। फिर इंटर का रिजल्ट आया, वो भी फेल हो गया। मेरे को समझा ही नहीं किसमें मेहनत कर रहा था मैं। ओके बीकॉम में इकोनॉमिक्स में फेल हुआ था मैं, इकोनॉमिक्स में आई फेल्ड, और इकोनॉमिक्स में अगले अटेम्प्ट में दिया। तो मेरे बीकॉम में मेरे को मार्कशीट में पास क्लास है, दे हैव नॉट गिवन एनी क्लास, बिकॉज ATKT जैसा कॉन्सेप्ट था ना, तो वो कॉन्सेप्ट था। ओके एंड ये सिनारियो होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 27 अगस्त को मुंबई आया मैं, और पहले तो ये डिसाइड किया कि भाई यार अपन देते हैं मई 2006 में, और बापू CA मेरे, तो मैं आर्टिकलशिप बापू के पास ही थी, उसके बाद भी काम बापू के पास ही कर रहा था। तो बापू ने बोला एक काम कर, वैसे भी तू बैठे बैठे करेगा क्या, ऑफिस में किधर तो है नहीं, कुछ काम कर नहीं रहा तू, तो उससे अच्छा तू एग्जाम दे दे, भले ही फेल हो पर मई 2006 में देना एग्जाम। एंड वो इट वॉज 2 सितंबर, जब मेरे दिमाग में आया कि अगर एक दे ही रहा, पापा ने बोला था एक ही ग्रुप दे, अब मैं बोल रहा एक ग्रुप दे ही रहा हूं, एक काम करते दोनों दे देते, वैसे भी वर्स्ट क्या होगा, फेल ही तो होके अगला आइटम देना है। एंड माई माइंड इट वॉज 3 सितंबर, एंड मेरी 1 नवंबर से तभी एग्जामिनेशन थी हमारी फाइनल की, जो फाइनल का ड्यू डेट था, और उस टाइम पे छुट्टी नहीं होती थी, उसमें कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होती थी, खाली संडे ऑफ रहता था। तो 3 सितंबर से मैंने पूरा चालू किया, बुक्स एम्पोरियम करके शॉप है अंधेरी ईस्ट में। ओके वो बुक्स एम्पोरियम शॉप में से मैंने सारे सब्जेक्ट्स की बुक ली, मैंने सारे सब्जेक्ट की, और एक मोटी बुक ली और एक पतली बुक ली, जैसे मैं आप भी बना रहा हूँ। एक है आपकी अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुक, और एक है अपनी बेस बुक जिसको अपन यूज करेंगे, और वैसे ही मैंने फॉर्मेट यूज किया और मैंने सारा कॉन्सेप्ट किया, एंड आई क्लियर विद 408 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन 57 डेज। तो आज अगर मेरे को कोई स्टूडेंट बोलता है ना कि सर मैं इतने दिन में मेरा होगा क्या सिलेबस, कोई सर एक ग्रुप दूँ 2 ग्रुप दूँ, मेरे को कभी भी कोई बोलता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ आई एम नॉट ए ब्राइट स्टूडेंट। अगर ब्राइट स्टूडेंट की बात करनी है तो ब्राइट स्टूडेंट कौन होता है, जो बंदा बहुत अच्छे से पहले से पढ़ना। मेरे को पढ़ना ही नहीं था, मेरे को एक्टर बनना था, मेरे बाप ने नहीं दिया। अरे सच्ची में मेरे बापू ने बोला, अरे मैं तुमको बता रहा हूँ मैं मराठी मूवी में भी काम कर चुका हूँ, मी तुझ्यासाठी करके। ओके 12th के बाद मेरे बापू ने मेरे को बोला तू घर छोड़ के निकल जा, ये मारवाड़ी में ये सब काम नहीं करते, मारवाड़ी में मैं ये इज्जत में ये नहीं झीपने वाला। मेरा बापू एकदम रिजिड था, इसलिए लव मैरिज भी तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना, मतलब बहुत सारी चीजें इंपैक्ट थी। ओके बहुत बहुत खतरनाक था। एंड देन इट वाज डिसाइडेड, एंड माँ कसम बोल रहा हूँ, भगवान कसम, मतलब शिद्दत से बता रहा हूँ, दैट 57 days आर अनफॉरगेटेबल टाइम। इसीलिए मेरे सारे, मेरे कोई भी पासवर्ड ले लो, मेरा कुछ भी ले लो 57 किस्में को, और आप बोलोगे सर पासवर्ड क्रैक कर लेंगे हम लोग, कर लेना भाई, कोई फर्क नहीं, कुछ है ही नहीं डेटा। ओके पर मैं ये बता रहा हूँ कि 57 नंबर इज सो लिंक्ड विथ मी। एंड जब 57 आया तो मेरे को, मैं उसके पहले बाइक बहुत, जैसे गाड़ी खरीदता वैसे बाइक खरीदता था। तो अब मेरे एक चाचा है जो बहुत ऐसे सपोर्ट कर देते थे खर्च करने के लिए, तो मैं बाइक बहुत खरीदता था। तो मैंने जब CA फाइनल आया तब तक तीसरी बाइक आ गई थी मेरी, तो वो तीसरी बाइक जो थी ना, उस बाइक का नंबर 7686 आया, और उस टाइम पे CA फाइनल क्लियर हुआ। ओके ये 2 नंबर अपने लाइफ में बिठा दिया। अभी मेरी हर गाड़ी के नंबर 7686 है, उसके बाहर जाते ही नहीं, और दूसरा 57, ये 2। कोई भी स्टूडेंट आया ना बोलता है कोई भी इन चीज़ें इम्पॉसिबल है, समथिंग है। ओके मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज ए पॉसिबिलिटी। ओके ये पर्सन है जिसमें कुछ मतलब लेना देना नहीं था पढ़ाई का, और टू बी और उसके ऊपर आपको मालूम है आपके पास जो सीन है, आपके पास जो पॉइंट है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, अगर आपको टाइम कम भी मिला लेकिन आपके पास मालूम है क्या है, आपके पास बुक ऑलरेडी हो चुकी है। एग्जांपल तुम ऑडिट पढ़ चुके हो और रोड मैप ऑलरेडी रेडी है, तुमने रिवाइज करना था। मेरे पास पूरा स्क्रैच से था, कोचिंग नहीं की, कोचिंग कभी नहीं हुई मेरी कोचिंग ही नहीं हुई कभी। तो इस केस में उसके बाद भी, तो अब आप समझे इम्पॉसिबल, कोई बोलता ना इम्पॉसिबल, इस कॉन्सेप्ट से निकल गया। अब ये बोलोगे सर ऐसे कैसे अचानक चमत्कार कैसे हो गया आपकी लाइफ में, तो मैंने बोला खुन्नस। चौथे अटेम्प्ट जब नहीं वन निकला ना, मैं छोड़ने वाला था, और छोड़ने का डिसाइड भी कर दिया, घर पे भी बोल दिया मैं नहीं करना भाई। तो पापा बोले क्या करता, मैं बोला दुकान डालता।
वो सुपर शॉप डी मार्ट है ना, वैसे सुपर शॉप डालने का सोचा था मैंने। ओके तभी मतलब ऐसा मेरे मामा वामा का शॉप है सुपर शॉप, वैसे मैं बोला वो इधर रेप्लिका बनाएंगे, माँ कसम धंधा करेंगे। दिमाग खराब हो गया ये पढ़ के, साला चौथे अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं हो रहा है। ओके लिटरली बोल रहा हूँ, एंड आई लेफ्ट इट आउट। ओके और आई स्टिल रिमेंबर मेरे बाजू के इसमें गणपति मंदिर है एक, उधर मैं हमेशा मैं मतलब उधर गणपति मंदिर और शंकर भगवान मंदिर है, और अपन डेडिकेटेड भक्त है भोलेनाथ के। तो शंकर भगवान के मंदिर में मंडे को आरती करने गया, लिटरली आरती किया तो एक मेरे को दोस्त मिला। ओके मेरे बचपन का दोस्त, हम लोग दोनों साथ में सीए कर रहे थे, वो सीए फाइनल में था। ओके हम दोनों साथ में सीए फाउंडेशन क्लियर किया, मैं रैंक में था, वो रैंक में नहीं था, पर वो इंटर क्लियर हो गया और फाइनल में था वो, और मैं पहुंचा ही नहीं हूँ इंटर से। और उसने ऐसे ही मतलब आरती वारती हुई और उसने ऐसे ही पूछा, क्या भाई क्या तातेड़ कैसा है? मैं बोला ठीक है। बोले क्या हुआ, क्लियर हुआ क्या? मैं बोला नहीं हुआ रे। तो मैं बोला क्या क्या कर रहा है? मैं बोला छोड़ रहा हूँ यार, नहीं जम रहा है मेरे से। तो उसने ये बोला तेरी औकात ही नहीं थी बे। उसने ऐसा सबके सामने बोला, ऐसे 40 लोग खड़े थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे मैंने दिमाग में मतलब पता नहीं क्या हो गया, मैं औकात ही नहीं थी, क्या बात कर रहा है मतलब एकदम। तो मैं उसको कुछ बोलने से ज़्यादा मैंने सिर्फ एक चीज़ थी, उधर भगवान के सामने कसम खाई, मेरा नाम छोटा और मेरी डिग्री ज़्यादा, ये मैं करना है। एंड दैट द रीज़न आई डिड मल्टीपल डिग्रीज। इसकी वजह से मैं 8 डिग्री 9 डिग्री में ही चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब ऐसे ऐसे लाइफ में इंस्टेंस आते हैं, करते गए। तो सर आउटकम क्या है इसका? इसका आउटकम एक ही है, ओके डोंट क्रिएट ए रीज़न फॉर योर फेलियर्स। अगर नहीं होता ना रिजल्ट फेलियर, देखो मैं आपको बता रहा हूँ सर क्या होता था 57 डेज में, अगर नहीं होता तो क्या था? ओके 57 डेज छोड़ दो, वो भी कोई रिस्क नहीं था, क्योंकि वो रिस्क में सबको मालूम था कि नहीं होने वाला है। मैं तुमको बता रहा हूँ लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क मैंने कौन सा लिया था, जब मैंने एवीपी की जॉब छोड़ी थी। तेरे अंदर हिम्मत है क्या छोड़ के बता तू? तेरे को जब बैठे बैठे पैकेज मिल रहा है, तेरे को बैठे बैठे प्रमोशंस मिल रहा है, तो ये होता है अपना रिस्क। ओके सेम लॉजिक अपने हेल्थ में होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे अपन ने रिस्क बेस्ड ऑडिट किया है वैसे ही कॉन्सेप्ट करना है। ओके मैंने 57 डेज में 100% सिलेबस थोड़ा कवर किया, हो ही नहीं सकता। सीए फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट डिस्कसिंग इंटरमीडिएट, नॉट आई एम डिस्कसिंग फाउंडेशन। तो फिर सर किया गया, बस पॉइंट है रिस्क बेस्ड ऑडिट किया, जिसमें जो एरियाज मैंने 4 पेपर ले लिए थे, 4 पेपर आप में से आपको ऑलरेडी पता है, टैक्स मेरे बापू को भी मतलब मेरे बापू को झिपता है, मेरे को नहीं झिपता। ओके टैक्स नहीं था, एसएफएम ये दूसरा पेपर, तीसरा लॉ मतलब ऑडिट। ओके ऑडिट इसलिए किया क्योंकि ऑडिट वॉल्यूमनेस है सीए फाइनल में, तो मैंने ऐसे बैठे बैठे लॉजिक लगाया था। तो जस्ट मेक क्लियर, ओके एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। और ऐसे मैं अकेला एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। ओके आप ढूंढने जाओगे बहुत सारे मिलेंगे, बट मैं बोल रहा हूँ आप एक चीज समझो, मैंने आपको कल क्या बताया था? ओके सीए बनने के बाद आपकी लाइफ सेट है, मेमोरीज बनती ना, वो मेमोरीज के टाइम पे मैं आज क्या डिस्कस कर रहा हूं, मेमोरीज मेरी, तो मेमोरीज डिस्कशन होने वाला चाहिए। कोई ऐसी मेमोरीज होनी चाहिए जो डिस्कशन होनी चाहिए, वो मेमोरीज कैसी भी हो, ओके पर वो तोड़ डिस्कशन वाली हो। ओके ये सीन है, और इस केस में आप तोड़ काम करिए मालिक। ओके भारत माता की जय, शिद्दत से काम करिए। और इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉम डे वन ऑफ माई लाइफ एंटिल डेट प्रॉब्लम्स आ रहेंगे, 50 प्रॉब्लम्स है मेरे पास, मेरे लाइफ में 50 प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मेरे पास लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। मेरे को लाइफ थ्रेटनिंग मतलब मेरे को गारंटी नहीं है कि मैं कितने साल रहने वाला हूँ। ओके आई वॉज इन कोमा इन 2012। ओके और उसके बाद मेरे किडनी डायलिसिस होते हैं, मेरे किडनी फेलियर है, किडनी का इंपैक्ट है मेरा, आज भी होता है, मेरे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। लेकिन आप मेरे को कभी रोते हुए दिखा दो, मेरे को बता देना। ओके क्योंकि मैं वेस्ट करने में, मैं किसको वेस्ट करने में, पैसा वेस्ट हो जाएगा मेरे से, क्योंकि मेरे को मालूम है ये कमाया जा सकता है, लेकिन मैं दिन वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे को मालूम है ये दिन नहीं वापस आएगा मेरे लाइफ में। तो दैट्स एग्जैक्टली वेयर अवर नशल कम्स। ओके डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ओके काम होता है, पढ़ाई होता है, किस दिन कुछ प्लस माइनस होता है, करो माँ कसम, अपनी शिद्दत से पढ़ाई करो, अपना फोकस रखो, अपने को बनना है यार, अपने को प्रूव करना है किसी को। ओके किसको मतलब मैं नहीं बोल रहा किसी को, अपने आप को मतलब प्रूव करना है भाई, अपने आप को, अपना खुश रहना है यार। दुनिया की खुशी से तेरे को क्या लेना देना, दुनिया का कोई कंसर्न नहीं। दुनिया 10 जन है, अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ हर चीज अपने से लिंक्ड होती है। अपन जितने खुश है ना, और मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, तुम लोग दिन भर बैठते होंगे, तुम मेरे को बताओ, तुम्हारा एग्जांपल बताओ, एक डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ, इधर जो ऑनलाइन भी बैठ रहे होंगे और सबके, तुम मेरे को बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता कि रात को अभी एग्जांपल है, तुम घर पे जाके तुम दोपहर से बैठ रहे हो पूरा, हो सकता है सुबह कोई कॉलेज अटेंड भी कर रहा होगा, हो सकता है वो भी हो रहा होगा, अब सुबह से लेकर पूरा दिन काम कर रहे हो, लेकिन मेरे को बताओ रात को अगर जाने के बाद अगर बाई चांस बोल रहा हो पापा मम्मी ने कुछ बोल दिया, डोंट यू थिंक फ्रस्ट्रेशन आता? दिमाग मत खराब करो, तुमको मालूम है क्या मैं कर गया है, वो क्यों पूछ रहे बे तुझे, तेरे से क्या लेना देना बे? ओके वो पूछ रहे क्योंकि तेरा कंसर्न है और तेरे को क्या करना है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग विच वी मेक आवर सेल्फ बेटर। ओके बाय मेकिंग द थिंग्स। ओके आपको क्या करना है, बस ठीक है, अच्छा गया दिन, मस्त गया दिन जैसे जा रहा था भाई, कोई टेंशन नहीं भाई, अपन कर रहे, मेहनत कर रहे, इतना सिंपल रिस्पॉन्स है। वो आदमी खुश हो जाएंगे, उसकी मतलब दोनों खुश हो जाएंगे, और आगे वो कितने खुश रहेंगे, आधे वो स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। तुम्हारा काम ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है भाई।
और डोंट, तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, तुम दूसरों पे ब्लेम मत करो कि तुमको 10 घंटे बैठने पड़ते हैं इधर। और तुम एक चीज ध्यान रखना, इंडिया में तुम अकेले नहीं है। तुमको चाहिए पूना चलो, हैदराबाद चलो, मैं तुमको बताता हूँ कितने लोग मरवाते हैं। ओके, ऐसा तुम अकेले नहीं है, 50,000 लोग ऐसे बैठ रहे हैं। 50,000 लोग, 50,000 लोग, समझ रहा तुमको? तो डोंट एक्सपेक्ट ओनली यू आर सिटिंग, ओके, यू आर बस अपन ही मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अपन मेहनत क्यों कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर समझो, और इसका आउटकम अपने इसमें मस्त से रखो यार। बहुत हैप्पी, मतलब तुम समझो मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, मतलब बहुत खुश रहो मालिक, खुश रहो, एकदम मस्त हैप्पी रहो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका, नहीं तो सीन यही होगा भाई। सीन क्या होगा? ओके, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है। मैं क्यों इधर गया था रे? मेरे को याद नहीं आ रहा मैं काहे के लिए गया था, मैं जिधर भी गया था। यस ओके, सुनिए, ये शुभ के चक्कर में हो रहा है साला, है ना? साला एक ही आदमी है साला, जो बोलते ना वो एक इंसान जो पूरे, हाँ, तोड़ मालिक, क्लियर ना? एक प्रिंसिपल आप ये चीज चेंज कर दो एटलीस्ट, ओके, बड़े भाई के नाते, या तुम पापा को मतलब पापा के लेवल पे ट्रीट करते हो, व्हाटएवर, बस एक चीज चेंज करो अपनी लाइफ में, ओके? मेक श्योर दैट यू आर लाफिंग एवरी टाइम। लाफिंग मतलब मैड से लाफिंग नहीं, बट यू आर हैप्पी एवरी टाइम, ओके? मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, मतलब बस अपने आप को वेस्ट मत करो भाई, तुम्हारा लाइफ वेस्ट मत करो, ओके? घर वालों को, किसी के साथ भी कोई टेंशन मत लो, और उसकी वजह से अपने लाइफ में टेंशन मत करो, ओके? अपने लाइफ में कॉम्प्लिकेट मत करो। क्या होता है, वो उधर का प्रॉब्लम हुआ, फिर तुम वापस और 2 प्रॉब्लम होते हैं, फिर उसकी वजह से और 2 प्रॉब्लम हुआ, और फिर बाद में तुम्हारी पढ़ाई में बोलेंगे चला पढ़ाई नहीं हो रही है मेरी, अरे मेरे को ये स्ट्रेस है। दूसरे स्ट्रेस लो, तुम समझ रहे हो मतलब किसके? कोई छोड़ के गई, कोई छोड़ के आई, किसी और के साथ गई। सब ठीक है भाई यार, लाइफ में ऐसा ठीक है, व्हाटएवर, ये जैसा सिनारियो है, बट टू द एक्सटेंट बस ये है कि अपनी प्रोफाइल एकदम भारी करो, अपने आप को मस्त करो, ओके? चीज़ें अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है? ओके, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन में कितने पॉइंट लिख दिए? 2, ओके? ये अपन कब वापस रेफर करेंगे, और एक पॉइंट आएगा तब अपन करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या वर्ड दे रहा है। देखो आज 2 वर्ड आपको नए सिखा दिए मैंने, ये वर्ड मैं यूज करूंगा तो तुमको क्लियर होना चाहिए। एक होता है ऑथर्स नोट। ऑथर्स नोट मतलब क्या रहेगा? ओके, ऑथर्स नोट मतलब क्या होगा? ऑथर्स नोट मतलब कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपने ध्यान रखना होगा एग्जामिनेशन में, दैट इज कॉल्ड ऑथर्स नोट, ओके? ऑथर्स नोट पिन कर दिया मैंने अपने आप को, रे कितनी बार शुभ पिन करूं? अरे पिन करो, पिन करो, पिन करो, क्या है मतलब? क्या अपने आपको अभी पिन चोबू क्या टोचू मैं अपने आपको पिन, इधर बोले पिन करो सर, पिन करो अपने आपको, पिन करो, ये ले एक ले सेफ्टी पिन। अरे कर दिया मैंने, पिन कर दिया, और क्या? इससे ज्यादा पिन और कुछ होता है क्या भाई? जूम में पिन मतलब मैं ही दिखना चाहिए ना, अभी इससे ज्यादा और क्या पिन होता है? सर पहले मैसेज किया था तो मतलब तभी पिया था और आया नहीं, ओके मालिक। सेकंड क्वेश्चन खत्म करो, उसमें तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्लोज कर दो, खत्म। ऑब्जेक्टिव ऑडिट क्लोज। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव ऑडिट आर देयर? टू ऑब्टेन क्या? रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। एज ए होल का डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, एज ए होल को बाद में करेंगे, वापस कंफ्यूजन आएगा और 10 चीज, ओके? इट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेटमेंट। एंड दूसरा क्या करना है? रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स, एसेज इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। यानी हमको किसके हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है? स्टैंडर्ड्स। तो हमें स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना जरूरी है, हम रिपोर्ट में लिखेंगे भी कि हम स्टैंडर्ड को कंप्लाई करेंगे, ओके? नथिंग टू बी हाईलाइटेड, ये तुमको हाईलाइट करना करो, एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है, बाकी और कोई नहीं है। ये थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा पर एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ध्यान रखिए। थर्ड क्वेश्चन, ओके? अब यहां से अपन थियरी क्वेश्चन चालू कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, स्कोप्स ऑफ ऑडिट। हाउ मेनी स्कोप ऑफ ऑडिट आर देयर? ओके 7। फटाफट मेरे को आंसर बता दो, फिर मैं रिपीट उसमें अपडेट करता हूं। पहला पॉइंट क्या करेंगे स्कोप में? ओके, जो चीजें रिलेवेंट है। दूसरा सफिशिएंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या करेंगे? रिलेवेंट चीजें डिस्क्लोज की हुई है। चौथा सिनेरियो सफिशिएंट एंड रिलायबल, दो चीजें करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल्स एंड उसके बाद अदर टेस्ट है। उसके बाद और एक पांचवा पॉइंट जो रिलेवेंट डिस्क्लोजर है उसमें दो चीजें करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड जो जजमेंट वाली चीजें है उसमें अपन देखेंगे। एंड लास्ट दो पॉइंट है, जो आउट ऑफ स्कोप है उसको हाथ नहीं लगाओगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर कंस्ट्रेंट इन स्कोप तो आपको क्या करना है? ओपिनियन को मॉडिफाइड। मेरे ख्याल से जेबीएम मालिक एवरीबॉडी परफेक्ट, ओके? तोड़ करिए, अपडेट करिए। इसमें कोई पॉइंट सच ओफू के हिसाब से कुछ लिखना नहीं है, लेकिन उसको अपडेट कर दीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, एक बार अपडेट कर लीजिए, ओके? द ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर एडिक्वेटली ऑल
एस्पेक्ट्स ओके विच आर रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, पहला पॉइंट डन कर लीजिए, ऑल एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिलेवेंट है। दूसरा सिनेरियो, टू फॉर्म एन ओपिनियन द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड एज वेदर इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज रिलायबल एंड सफिशिएंट। यानी सेकंड पॉइंट, अपने को ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट एंड रिलायबल। रिलायबल का तो मतलब आइडिया आ गया ना, दो एग्जांपल तो आपके पास रिलायबल के रेडी है, कौन से दो एग्जांपल, रिलायबल के चाहिए तो लिख के रख लो उधर ही, रिलायबल के दो एग्जांपल रेडी है, रिलायबल के दो एग्जांपल कल से बताया मैंने, फोटोकॉपी और एक क्या था ओरल। फोरल को फोटोकॉपी नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ओरल नहीं चलेगा, रिटर्न चाहिए, तो फोटोकॉपी और ओरल ये दो याद रखिए। अपन इसको टोटल करते जाएंगे बाद में। रिलायबल के लिए बोला, रिलायबल के लिए फोटोकॉपी एंड ओरल। मेरे को बताइए सर सफिशिएंट का मतलब क्या था, क्वांटिटी, लिखो मत वो इजी है, कोई पॉइंट नहीं है उसमें। अगला पॉइंट ओके, अब अगला पॉइंट आ रहा है ओके, इन फॉर्मिंग हिज ओपिनियन द ऑडिटर आल्सो शुड डिसाइड वेदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज। अब मेरे को बताओ इसके अंदर का ओफू कुछ लिख दोगे, ओफू लिख दो, खत्म कर दो, कौन सा था, और एक ओफू डायरेक्टर का तलाक, ओफू है, और डायरेक्टर का तलाक हो गया, या एम्प्लॉय ने पिकनिक अपने पैसों से किया, द पिकनिक ऑफ एम्प्लॉय। मतलब इन शॉर्ट एकदम सिंपल है, पर्सनल चीजें इसमें नहीं आनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, पर्सनल चीजें ना हो ओके। चौथा पॉइंट, द ऑडिटर एसेस द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सफिशिएंट और रिलायबल है कि नहीं वो एसेस कैसे करेगा, दो चीज से। सबसे पहले क्या करेगा, स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर आप देखोगे फोर्थ पॉइंट मिल रहा है मालिक सबको, फोर्थ में आपको मिल रहा है दो, ए एंड बी। ए क्या करोगे, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और बी क्या रहेगा, कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट। अब टेस्ट पढ़ो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन ओके, जो अप्रोप्रिएट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? कोई मेरे को बता देगा, एक ओफू लिखना नहीं है मेरे को, बस मेरे को ये समझना कि समझ रहा है कि नहीं आपको, तो मेरे को कोई ओफू बता देगा इसका ओके। कैसे अदर टेस्ट में क्या लिखा हुआ है, एक इंक्वायरी कर सकता है या कुछ और जो अप्रोप्रिएट है कैसे कर सकता है। एग्जांपल सैलरी, आप बेस वही रखो, सैलरी को क्या करना है, सैलरी स्लिप ओके। मेरे को बताओ फिक्स एसेट को कैसे चेक करोगे, डेप्रिसिएशन का तो छोड़ दो, उधर जाके जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, ये भी तो कर सकते हो ना। अदर टेस्ट जो अप्रोप्रिएट है, आप देखिए अप्रोप्रिएट क्या है। दैट पॉइंट क्लियर? परफेक्ट ओके। मेरे ख्याल से झेप रहा है मालिक, मैं बोल रहा हूं डोंट वरी अबाउट द वर्ड, दो तीन वर्ड का पॉइंट, दो तीन वर्ड में कब होगा, जब आप और दो चार वर्ड में जाओगे। इतना पहला पॉइंट है, अपना स्ट्रक्चर इतना भी आ रहा ना, ये बैठ रहा है, बस ये बैठाते जाओ, आगे वर्ड्स को पॉलिश करना मेरा काम रखो। अगला पॉइंट ओके, मेरे को बताओ अगला पॉइंट ओके। द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ऑडिटर डिटरमाइंस वेदर रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय, यानी जो डिस्क्लोजर है बराबर है, कैसे, दो चीज करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा टू सी वेदर दे आर प्रॉपर्ली समराइज। कुछ समझ में आया मालिक? यानी मेरे को बताओ बैलेंस शीट में आपको सैलरी टोटल दी जाएगी या एक एक एम्प्लॉय की दी जाएगी, टोटल, यानी वो समराइज है ना, लेकिन उसका डिटेल आपको कंपेयर करना पड़ेगा ओके। जेपा मालिक, एंड कंसीडरिंग द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज made in preparation of financial statement, accordingly the auditor has assessed the selection and consistent application of accounting policy, the manner in which information has been classified, adequacy of disclosure. Any example on this? Any example मतलब any explanation on this? Any example on नहीं वही प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन ही है इसमें, प्रोविजन ही है, पर प्रोविजन का एग्जांपल चाहिए मेरे को बेटा। मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, स्टेटमेंट वापस पढ़ो, 2 मिनट लो, स्टेटमेंट वापस पढ़ो मालिक, खत्म कर लो मालिक, 2 मिनट लो, मेरे को 2 मिनट स्टेटमेंट वापस पढ़ो। मेरे को बताओ इसका एग्जांपल मतलब क्या है, कंसीडरिंग द जजमेंट दैट मैनेजमेंट हैज मेड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी शुड वी कंसीडर द जजमेंट, यस, पर कैसे, द ऑडिटर एसेस द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, द मैनर इन विच इंफॉर्मेशन हैज बीन क्लासिफाइड एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। मतलब क्या, एक कोई एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे को बताओ, पिछले साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स उन्होंने 5% दिया था, इस साल कितना होना चाहिए, 5, 6 या 4, लेकिन 15 नहीं हो सकता ना ओके। इसको समझ में आ रहा है ओके। स्टेटमेंट देखो, सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट, ये तुम समझे, तुम कैसे चेक करोगे, क्योंकि मैनेजमेंट बोल रहा है 5%, तो तुम कैसे बोलोगे नहीं नहीं मैनेजमेंट झंडुआ में, तू तुमको कैसे चेक करना है समझ में आया, तुमको उसके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कंपैरिजन करना है और करंट में मैच हुआ तो सही है। झेपा मालिक? अगला पॉइंट तो मेरे को नहीं लगता कि अगले दोनों पॉइंट मेरे को समझाने की जरूरत है, अगले दोनों पॉइंट 5-6 आंसर है ओके। द ऑडिटर विल नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड द स्कोप। अब एग्जांपल देख लो क्या है, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। सर मतलब क्या, फिजिकल कंडीशन बोला, मेरे को बताओ ओके। एक कंडीशन, एक ये दीवार खराब है, मैं उनको बोलूंगा ये दीवार ठीक करो
ओके, ये दीवार का वैल्यूएशन होना चाहिए। ये बिल्डिंग का वैल्यूएशन है भाई 10 करोड़, 10 करोड़ है कि नहीं बरोबर वो चेक करूंगा, लेकिन ये 10 करोड़ को ठीक करो ये मैं बोलूंगा? भाई उनका काम है। तू मैनेजमेंट को सिखाएगा धंधा कैसे करने का? तेरे को क्या के लिए अपॉइंट किया है? औकात में रहे। अरे बहुत जरूरी है भाई, हर चीज जो चीज अपन डिफाइन करेंगे वो तब जाके काम बरोबर कर पाएंगे, एंड तब जाके अपन कुछ डिबेट कर पाएंगे। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से लास्ट कॉन्सेप्ट भी आपको तोड़ छेप गया है, कंस्ट्रेंट ऑन स्कोप ओके ऑफ ऑडिट दैट impairs ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन। यानी ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन नहीं दे पाएगा। ओके, अनक्वालिफाइड मतलब कौन सा? अनमॉडिफाइड, अनक्वालिफाइड और अनमॉडिफाइड। ओके, बाकी मैं संडे को इसको अपडेट करूंगा। जी पा मालिक। एंड क्या बोला है? एंड क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर शुड बी एक्सप्रेस। अब ये क्या है? ओके, चैप्टर 11 इधर लिख के रख लो, चैप्टर 11 में क्लिक होगा। डन मालिक? ओके, अगला पॉइंट आप रीड कर लो एक बार, खत्म कर दो इसको। ओके, नथिंग टू बी एक्सप्लेन्ड। ओके, अगले पॉइंट में मेरे ख्याल से एस्पेक्ट्स एकदम इजी है। सबसे पहले क्या करोगे? एग्जामिन। ओके, ये आगे वाला पॉइंट एकदम इजी है। एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल टू असर्टेन वेदर एप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस एंड हेल्प्स इन प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी डिजाइन चेक करना। दूसरा पॉइंट रिव्यू करना, रिव्यू सिस्टम एंड प्रोसीजर वेदर दे आर एडिक्वेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेदर मटेरियल इनएडिक्वेसी और वीकनेस एग्जिस्ट। मेरे को बताओ वीकनेस एग्जिस्ट समझ में आ रहा है? मेरे को बताओ ए बी सी डी याद आया एग्जांपल? मेरे को बताओ ए काम नहीं कर रहा, बी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है उसमें? वीकनेस है। समझ में आया? तो सेकंड पॉइंट वीकनेस ढूंढो। तीसरा पॉइंट आपके लिए एकदम इजी है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो। चौथा पॉइंट वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी आपने ट्रांजैक्शन एंटर किए वेरीफाई कर लो बरोबर है कि नहीं है। ये 4 पॉइंट पहला सेट बना दो, ये 4 पॉइंट का पहला सेट होगा आपका। तो रटने के टाइम पे कितने पॉइंट रखोगे? 4, 2, 2 और लास्ट ये पॉइंट रहेगा तक। नेक्स्ट 2 आपने बना दिया, 2 भी इजी है। डिस्टिंक्शन करो किसमें? कैपिटल एंड रेवेन्यू। और बैलेंस शीट और पीएनएल किसको कंपेयर करो? अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स। अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स अभी समझ में आने लग गया ना? व्हाट इज मीनिंग ऑफ अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। अगले 2 पॉइंट ओके किस में चेक करो? ओके, टाइटल एग्जिस्टेंस बैलेंस शीट के, ओके, एंड लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट। ये 3 पॉइंट हो गया। ये 2 पॉइंट मैंने बैलेंस शीट के एक साथ में अपडेट किए कि जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, सब साथ में अपडेट कर लो। एग्जिस्टेंस चेक करो, ये एग्जिस्टेंस याद आया वर्ड? टाइटल देखो, एग्जिस्टेंस देखो, वैल्यू देखो, याद आया क्या कुछ? टाइटल मतलब मेरे पास है क्या? मेरे पास है क्या किसी बैंक मॉर्गेज वाला टाइटल देखेंगे अपन। एग्जिस्टेंस उधर जाके देखेंगे। और लास्ट पॉइंट वैल्यूएशन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना आपको ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझते जाएंगे, आपको एक चैप्टर बहुत अच्छा होते जाएगा। कौन सा वाला? एनी आइडिया? ओके, कुछ आइडिया नहीं होगा। चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है। अभी जैसे आपको दिमाग चलने लग गया कि फिक्स एसेट में क्या चेक करना है, आपको मशीनरी में क्या चेक करना है? डेप्रिसिएशन, खाली डेप्रिसिएशन, फिजिकल। ओके, फिजिकल चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन चेक करेंगे, उसके अलावा पेपर। अरे यार आंसर ऐसे ही तो बनेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम होते जाएगा। अगले 2 पॉइंट खत्म करो। सर ये जो 3 पॉइंट है, क्या सर इसको 2 पॉइंट में लिखूंगा? आंसर 2 पॉइंट में लिखो, 3 पॉइंट उसको मत बनाओ। आप बैलेंस शीट के दोनों पॉइंट एसेट्स लायबिलिटी साथ में करो, भले वो मॉड्यूल में वैसे ही है। सर चलेगा क्या? मार्क्स मिलेंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ ना भाई, खत्म है स्टोरी, टेंशन नहीं। तेरे को डर लग रहा था तो लिख तेरे हिसाब से, पर मैं बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से याद रख, बस खत्म। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बता, एक लॉजिक लगा। ओके, तेरा पास होना तेरे से ज्यादा जरूरी मेरे लिए है, और खाली पास होना जरूरी नहीं है, तेरा एग्जामिशन आना, रैंक आना, ये सारी चीजें ओके एडनोवेट के लिए मैटर करती है भाई। रीजन सिंपल है भाई, फाइनल भी देते हम लोग। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? तो आई वुड एक्सपेक्ट मैं फाइनल में तो वापस रहेगा ना भाई। तो मेरा प्रोडक्ट खाली एक बार का है या अगले भी है? ओके, सेल्स, ये टारगेट अपने बिजनेस का मॉडल लगाने का भाई, समझा तोड़ मालिक। ओके, ये याद रखना। ओके, ये 2 पॉइंट लिख लें ऐसे, ये 2 याद रखना, साथ में रखना। एंड लास्ट 2 पॉइंट है, मेरे ख्याल से लास्ट 2 पॉइंट भी क्लियर है, कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, और रिपोर्टिंग। ओके, इसके भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, तीनों पॉइंट क्लियर है मालिक? तो सी यू टुमारो मालिक, टेक केयर, एंजॉय द डे। और मैं शीट शेयर कर दूंगा, आप क्या कर देना, खाली शीट शेयर कर दूंगा। ओके, आपको कल जब टाइम मिलेगा वो शीट के तीनों क्वेश्चन जो लिखे ना अपन ने, वो तीनों क्वेश्चन अगले पेज पे लिखना। पहले पेज पे कोई भी कुछ लिखेगा नहीं मालिक। बाय सर। क्लियर मालिक? पहले पेज पे कोई नहीं लिखेगा। बाय अंधेरी, मिलते हैं अंधेरी। बाय सर। सेकंड पेज से चालू करना है। अभी कर रहा हूं, आज कर देना, अभी कर रहा हूं बेटा।